हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का मेगा लाइव टेस्ट। ठीक है जी। और अब से हम रेगुलर आरआरबी एनटीपीसी के मॉक्स लगाया करेंगे। ठीक है जी। जीडी और कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है। अब एनटीपीसी के लिए हम रेगुलर मॉक लगाया करेंगे। ठीक है जी। तो आप भी लगाएंगे, मैं भी लगाऊंगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे आपके सामने ही लाइव मॉक लगाऊंगा और उसके सॉल्यूशंस जिस तरीके से मैं करता हूँ उस तरीके से आपको कराता हुआ चलूँगा। इसमें आप सीख क्या सकते हैं, अप्रोच, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच। किस तरीके से आप एग्ज़ाम में विद इन टाइम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, कैसे आप यूनिट डिजिट से, कैसे आप ऑप्शन से आंसर तक पहुँच पाएंगे, और ये छोटी छोटी चीज़ें आपका एग्ज़ाम में बहुत सारा समय बचाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिना किसी देरी के आरआरबी एनटीपीसी का मेगा लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है, यात्रा मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। 60। चलिए, तो शुरू हो चुका है। तो हम शुरू करते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि इंग्लिश में करें। भाई थोड़ा ना टाइम का इशू रहता है ना। हिंदी और इंग्लिश में मैं दोनों में तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। 1.5 घंटे है मेरे को करना भी है और समझाना भी है। तो मतलब कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश में मैं बताता हुआ चलूँगा। बाकी हिंदी के ज़्यादा लोग होते हैं और हिंदी का एज सच उतना इजीली मिल भी नहीं पाता कंटेंट, है ना। तो इस वजह से मैं मेन फोकस करता हूँ कि हिंदी में करने की कोशिश की जाए। बच्चे भी ज़्यादा हिंदी के ही होते हैं। बाकी हाँ, मैं कोशिश करूँगा बाइलिंगुअल, अगर जो भी चीज़ें इंग्लिश में ज़रूरी है उसको इंग्लिश में भी एक बार देख लिया जाए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये मेरा मार्कर आएगा नकली वाला, ये टाइम यहाँ पे पॉज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी स्क्रीन पॉज होने के बाद ये नकली मार्कर चलता है। ठीक है। बाकी टाइम बैक एंड में चल रहा है। ये स्क्रीन पॉज होने की वजह से आपको लग रहा है टाइम रुक गया। जैसे ही मेरा मार्कर हटेगा, टाइम आपको दिख रहा है वो कम हो गया। ठीक है। तो ये इस वजह से होता है। बाकी चलिए शुरू करते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन के साथ क्या बोल रहा है, कौन सी भिन्न है, यानी कौन सी फ्रैक्शन है जिसे 1/2 से घटाने पर 2/3 मिले। यानी ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है, मैंने माना फ्रैक्शन एक्स है, जिसे 1/2 से घटाने पर, तो मैं 1/2 में से अगर इस फ्रैक्शन को घटा दूं, है ना, एक्स अपॉन वाई भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, मैंने एक्स मान लिया। अगर मैं इसको 1/2 से घटा दूं तो क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा। ठीक है। तो ये x इधर आ गया, ये 2/3 इधर आ गया। तो 1/2 माइनस 2/3 हो जाएगा। ये इधर प्लस का 2/3, इधर माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 3 - 4 अपॉन में 6। तो ये कितना हो गया, माइनस का 1/6। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जैसा उसने बोला वैसे ही उसको बना दो इक्वेशन। इतना ज़्यादा बेफिजूल में टाइम भी खर्च नहीं करना सोचने में, जैसा बोला वैसा कर दो। अच्छा, तो इसमें भाई कोई सेक्शन वाइज नहीं होगा, मिक्स होके आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है। एनटीपीसी का है ना ये, तो इसमें मिक्स होके आते हैं, सेक्शन वाइज कोई नहीं दे रखा। ठीक है जी। चलिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा था। तो ये आपको पता होगा, सूर्यसेन मेन व्यक्ति थे जो इससे जुड़े हुए थे, बट इनमें सूर्यसेन कहीं भी नहीं है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये थे शायद दस्तीदार थे इसमें। आई एम नॉट श्योर, बट ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, सीजीएल में आया था आई थिंक, मैंने पीवाईक्यू में पढ़ा हुआ है। बाकी बाद में देख लेंगे ना, मैं श्योर नहीं हूँ कुछ क्वेश्चंस में, तो उनको बताता हुआ चलूंगा। ये क्या है भाई, ये कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। देखो, साइन थीटा ऑलरेडी है, इंटू कॉस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा हो गया। ठीक है। प्लस कॉस थीटा यहाँ पे है, साइन 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, सॉरी। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है जब राज्यसभा द्वारा डैश के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जाती। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये कह रहा है कि राज्यसभा को जब ये विधेयक भेजा जाता है, कौन सा, धन विधेयक, मनी बिल जब भेजा जाता है, तो राज्यसभा
कब तक इस पे कार्यवाही ना करे तो इसको पास मान लिया जाएगा। मतलब मैक्सिमम 14 दिनों तक वो राज्यसभा अपने पास रख सकती है, वो इस पे सजेशन दे सकती है, अगर पास नहीं करेगी तो इसको पास मान लिया जाएगा। 14 दिन का समय होता है उस पर। ठीक है, ये क्या है भाई? समीकरण S बराबर UT प्लस स्थित समय संबंध को दर्शाता है। भाई फिजिक्स में मेरा बिल्कुल जीरो है, जीरो भी नहीं है, माइनस में है। तो ये सब मेरे को इक्वेशंस नहीं आती सॉल्व करनी, मैं एग्जाम में भी छोड़ता हूँ, मैं ट्राई ही नहीं करता हूँ। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। कुछ चटाई, ये चटाई है, कुछ चटाई कालीन है, बिल्कुल। कुछ कालीन कंबल हैं, तो इसमें से कुछ कालीन कंबल हैं, तो कंबल ऐसे लिख देते हैं हम, कंबल हैं। कोई कंबल रजाई नहीं है, तो कोई कंबल रजाई नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल। कोई रजाई कालीन नहीं है, तो रजाई और कालीन का डायरेक्ट कोई कनेक्शन दे रखा है कि नहीं, तो इसको हम गलत बता देंगे, है ना, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दे रखा ना, बिल्कुल। कोई कंबल चटाई नहीं है, कोई कंबल चटाई नहीं है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन इसका भी नहीं दे रखा इन दोनों का, तो मेरे हिसाब से इसको भी हम गलत बताएंगे। कुछ कालीन चटाई हैं, तो कुछ कालीन चटाई हैं, ये वाली बिल्कुल है, थर्ड वाला सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड कितने में है भाई? थर्ड दो में है, पहला तो वैसे भी गलत है ही। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर हमारे हिसाब से। हो सकता है हमारा आंसर गलत हो या कुछ छोटी मिस्टेक्स हम कर जाएं, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना, और बाकी अगर आपका आंसर दूसरा आ रहा है तो हो सकता है आपका आंसर सही हो और हमारा गलत हो, वो बाद में देख लेंगे हम, है ना। बाकी मैथ और रीजनिंग में कम ही चांसेस है कि गलत होगा, बट जो भी होगा वो देख लेंगे, है ना। धर्म के अधिकार के बारे में कौन सा सही नहीं है? ये पूछा नहीं है। कोई व्यक्ति किसी धर्म को चुन सकता है, किसी भी धर्म का पालन न करने का विकल्प चुन सकता है, बिल्कुल। कोई एक धर्म चुनने और उस धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है, बिल्कुल। किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल। जबरन धर्मांतरण की स्वतंत्रता नहीं है, जबरदस्ती आप किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकते। बाकी इंग्लिश में किसी को पढ़ना है तो पढ़ लेना, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट क्या है भाई? क्या बोल रहा है? सीधी पंक्ति में उत्तर की दिशा में, बिल्कुल। ए बाईं ओर, ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए के बाईं ओर, तो ए के बाईं ओर 1 2 3। ए के बाईं मतलब लेफ्ट साइड में ओनली 3 पीपल आर सिटिंग, 3 पीपल बैठे हैं बस यहाँ पे, उसके बाएं मतलब यहाँ पे अब और कोई नहीं बैठेगा बाएं, केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है। बी ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, जो बी है वो ए के दाईं ओर राइट साइड से थर्ड प्लेस पे है बी। ठीक है, तो थर्ड प्लेस पे आ गया। बी और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो भाई यहाँ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो यानी एक और यहाँ पे व्यक्ति आएगा 8, क्योंकि यहाँ तो बैठ नहीं सकता कोई, है ना। तो बी और डी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो बी यहाँ पे है, तो 1 2 3 4, डी यहाँ पे होगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही। एफ जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एफ जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एफ जी के ठीक दाईं ओर, जी के इमीडिएट राइट बैठा है एफ। तो अगर मैं यहाँ बैठा हूँ कहीं पे तो बैठेगा नहीं, यहीं पे बैठ सकता है जी, और इसके ठीक बगल में एफ हो सकता है। ठीक है, एफ जी के ठीक दाईं ओर बैठ गया, बिल्कुल। और कहीं दो जगह एक साथ खाली नहीं थी ना, तो ये दोनों यहाँ बैठेंगे। सी पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो सी ना तो यहाँ बैठा है ना यहाँ बैठा है, तो सी यहाँ बीच में बैठा होगा, बिल्कुल। ई एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, ई जो है वो एच के दाईं ओर बैठा है, तो ये दो जगह खाली है, तो ई बैठा होगा। एच अगर यहाँ बैठा है तो एच के राइट साइड पे यहाँ पे बैठा होगा ई, है ना, यही तो इसने बोला है, बिल्कुल। एच और ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो एच ये रहा, ए ये रहा, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? ओनली 2 पीपल आर सिटिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाकश्यप की अध्यक्षता में किस बौद्ध परिषद, तो ये बौद्ध मीटिंग की बात चल रही है, किसके उसमें? महाकश्यप। तो ये पहले वाली मीटिंग थी आई थिंक। ये 4 मेन मीटिंग्स है जो आपको याद रखनी है, किसके शासनकाल में हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई, चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आई थिंक पहली वाली ही थी जो महाकश्यप ने हेड किया था उसको। ठीक है, कलर बदल लेते हैं। इमारत के तल से, ठीक है, इमारत के तल से 30 मीटर दूर, यहाँ से 30 मीटर दूर टावर के शीर्ष का अवनमन कोण, तो शीर्ष का अवनमन कोण यहाँ से अवनमन कोण, तो अवनमन मतलब होता है नीचे की तरफ जो देखता है वो, यहाँ का अगर 30 है, अवनमन कोण यहाँ 30 है, तो ये भी 30 होगा, है ना, बिल्कुल 30 होगा। और टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये टावर है, इसकी ऊंचाई ये बतानी है, टावर की ऊंचाई। आप समझ पा रहे हो? दूसरे टावर के शीर्ष का कोण, एक इमारत के तल से दूसरे, अच्छा 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 अच्छा, गलत कर दिया है तो हमने।
ये डायग्राम गलत बना दिया आई थिंक। ये कह रहा है एक इमारत के तल से 30 मीटर दूर टावर के शीर्ष का, ये टावर का शीर्ष है यहाँ से, ये टावर का शीर्ष है, टावर के शीर्ष का अवनमन कोण, तो वो टावर के शीर्ष का यहाँ इसका, इसका अवनमन कोण बोल रहा है उसने। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का 30 डिग्री है, यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा ना ये, ठीक है, पैरेलल हो जाएंगे, तो ये वाला जो एंगल है बराबर इसके हो जाएगा, ठीक है। टावर की ऊंचाई यानी कि इसकी ऊंचाई बतानी है, ठीक है। टावर के शीर्ष यहाँ से कौन बना हुआ है, तो इसकी ऊंचाई बतानी है, आपको पता है, देखो इसको डायरेक्ट करो आप, है ना। ये क्या है, आपको इतना ही पता होगा कि ये पंडित बद्री प्रसाद वाला, हर हर बोले, HHB वाला, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इसको ये हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, साइन कॉस टेन होता है। तो अगर मैं कहूँ कि टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू निकालनी है ना, आप समझ पा रहे हो, ये 10 30 डिग्री बराबर टेन, टेन क्या होता है, टेन होता है P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये H अपॉन में 30, और कितने डिग्री की वैल्यू दे रखी है, 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, ये आपको पता है। अगर आपको नहीं पता ना, अभी मैं बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ, उसकी वैल्यूज निकालना। तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा, H बराबर 30/√3। अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करूँ तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई, नीचे √3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे बन जाएगा 3, और 3 धाम 10, 3 धाम 30 हो जाएगा, और 10√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल 10, 10 की वैल्यू, 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये और ये नीचे, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी, एक एक की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी और एक की नहीं दी होगी, तो इसको बराबर रख देना, जितना भी यहाँ पे एंगल रख रहा है, एंगल दिया हुआ है उसकी वैल्यू के साथ। 30 डिग्री दिया है, तो 10 30 होता है 1/√3, तो बराबर इसके रख दिया, तो हाइट आ जाएगी इसकी, ठीक है। बाकी अगर आपको याद नहीं है ना इसकी वैल्यूज, तो आप उस तरीके से याद कर सकते हो, जैसे आपको पता है 0 30 45 60 और 90, ये होता है ना। तो 0 से शुरू करो, 0 1 2 3 4, ये है साइन की, ठीक है, फिर आता है कॉस, और फिर आता है टेन। जाती पेपर में इनको लिख लिया करो वैल्यूज को। तो 0 सबके अपॉन में 4 4 करके रूट कर दो, सबके अपॉन में 4 4 और रूट, ठीक है। तो इनकी जो भी वैल्यू आएगी, ये जो भी आएगी, ये साइन की वैल्यू आएगी। उल्टा, इसको उल्टा यहाँ से लिखना शुरू करना ऐसे, ये आ जाएगी कॉस की वैल्यू, ठीक है। ये 90 की वैल्यू यहाँ, फिर 60 के यहाँ, 45 के यहाँ, 30 के यहाँ, ऐसे उल्टा करके यहाँ लिख देना, और बाकी साइन अपॉन कॉस करके यहाँ पे लिख देना, तो वो 10 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से, वरना टेबल याद कर लो, सबसे बेस्ट है। चलिए, इसने क्या बोला है, देखो ये हाईलाइट करके दे रखा है, इसको ध्यान रखना। इस वाले लॉजिक से संबंधित कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। तो अगर आप देख पाए, तो ये दोनों छोटे छोटे हैं इससे, तो इन दोनों से ये बनना चाहिए, बट बहुत नियर बाय हैं, तो एक बार डिफरेंस देखें। डिफरेंस नहीं है तो प्लस करके हो रहा है आई थिंक, 70 80 90 290, बिल्कुल बहुत सिंपल लॉजिक दे दिया इन्होंने। इन दोनों को प्लस करके 290 आ रहा है, तो इन दोनों को प्लस करके ये आना चाहिए तीसरा, दो छोटे वालों को प्लस करके तीसरा आना चाहिए। तो इसमें देखो 8 2 10, इधर गया 200 310 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसने बोला कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यूनिट डिजिट को ही देखता हुआ चलूँ, पूरा ना करूँ, देखो 8 6 14, 4 आ रहा है एंड में, हो सकता है, ठीक है। 8 6 14 एंड में 4 आना चाहिए था, 6 आ रहा है, तो ये नहीं है। समझ पा रहे हो बात को, बेफिजूल में पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, 6 2 8 यहाँ आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। तीसरा वाला नहीं है सही, पूरा आपको प्लस करना है तो भाई करके देख लो, मैं तो इस तरीके से ही करता हूँ। प्राकृत निम्नलिखित में से किस राजवंश की भाषा थी, प्राकृत किसकी भाषा थी भाई, प्राकृत ये PYQ का ही है, ऑलरेडी आया हुआ है आई थिंक, साउथ में प्राकृत सातवाहन की थी आई थिंक, है ना, ये PYQ में आया हुआ है शायद, इसको मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट हाँ। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत समग्र, मतलब ओवरऑल क्या रैंकिंग थी, ये इंग्लिश में देख लो, क्या रैंकिंग थी उसकी ओवरऑल। 2024 में हमारी 6 पदक जीते थे, 71वें स्थान पर हम रहे थे, कोई भी गोल्ड मेडल नहीं आया था, ठीक है। तो इनके जो केमिकल फॉर्मूला है, उनका जो कंपाउंड नेम, सॉरी फॉर्मूला है ना जो,
वो बताना है सही दे रखा है या नहीं दे रखा। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, Na2 दे रखा है तो पहला वाला तो गलत है। पोटेशियम होता है K2, कार्बोनेट होता है पोटेशियम कार्बोनेट, मतलब K2CO3 सही दे रखा है ये। ठीक है, और इवन ये शायद ना CPO में ज़्यादा आते हैं ऐसे पेयर वाले क्वेश्चंस, मैंने जितनी बार भी CPO का एग्जाम दिया उसमें ज़्यादातर मेरे को देखने को मिले हैं। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला ठीक दिख रहा है। इसमें क्या है भाई, एक स्टेटमेंट दिया है, देखो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो आप इंग्लिश में पढ़ लो। इसने एक स्टेटमेंट दिया है ये वाला, और बताना है कि कौन सा इन दोनों ये क्वेश्चन दिया है, ये वाला ये क्वेश्चन दिया है, और दो स्टेटमेंट दिए और पूछा है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो बोला मलेशिया में ट्रेन समय की पाबंद है, श्रीमान जेड को ट्रेन के लिए अधिकतम कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी, कितने टाइम तक प्रतीक्षा करनी है उसको। जेड सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गया, ठीक है। ट्रेन का समय सुबह 11 बजे और अगली ट्रेन का समय 12 बजे है। तो भाई अगर मुझे पता है कि वो 10 बजे पहुंच गया और 11 बजे ट्रेन आएगी, तो मैं बता पाऊंगा कि कितनी देर प्रतीक्षा करनी है। अगर मुझे पहले वाला ना पता होता, खाली दूसरा पता होता, मैं बताता कैसे कि कितने टाइम उसको रिवेट करना पड़ेगा। यानी दोनों एक साथ हों तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई पर्याप्त, दोनों एक साथ पर्याप्त है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। वेट कितनी देर करना है, ये दोनों मुझे पता होने चाहिए, तो एक और दो दोनों ही पर्याप्त हैं। 7 मित्र हैं, प्रत्येक की आयु भिन्न है। ठीक है, सी डी से बड़ा है। बाकी भाई इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश वाले पहले क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए। 7 मित्र हैं, सी डी से बड़ा है, तो भाई सी जो है वो डी से बड़ा है। बी सभी में सबसे बड़ा है तो बी सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, ई जी से बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है, तो ई जो है, मैं नीचे से, अब पता नहीं कहाँ पे, बट मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ। ई जी से बड़ा है, ई जो है वो जी से बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है। ठीक है, जी सी से बड़ा है, तो जी जो है वो सी से बड़ा है, तो सी से बड़ा है जी, तो ऊपर आएगा सी के, यहाँ पे आएगा जी। जी सी से बड़ा है बिल्कुल। केवल दो व्यक्ति सी से छोटे हैं, तो सी से छोटे तो इतने सारे आ गए, तो ये वाला तो मेरे हिसाब से डायग्राम हमने गलत बना दिया। अब दूसरा बनाते हैं जिसमें हमें कोशिश करनी है सी को नीचे रखने की। ठीक है, यानी इन सबको ऊपर रखना है सी के। शुरू से शुरू करते हैं, सी डी से बड़ा है, तो सी जो है वो डी से बड़ा है और बी सबसे बड़ा है। ठीक है, ई जी से बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है, तो एफ से छोटा है ई, लेकिन जी से बड़ा है। ठीक है, ई जी से बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है। ठीक है, जी सी से बड़ा है, तो सी से बड़ा जी हो गया, बिल्कुल सही। केवल दो व्यक्ति सी से छोटे हैं, ठीक है, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, एक और व्यक्ति होगा इससे छोटा। ठीक है, डी सबसे छोटा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इसके नीचे एक व्यक्ति होगा। और क्या, एक चीज छूट गई ना, बी सबसे बड़ा है तो बी सबसे ऊपर हो गया। टोटल 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही। पूछा क्या है, कितने व्यक्ति ई से छोटे हैं, तो ई से छोटे कितने हो गए, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। सब कुछ सही लिखा है ना हमने। ई जी से बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ई से बड़े कितने, 1 2 3 4, नहीं नहीं, ई से छोटे पूछे ना, 1 2 3 4, हाँ ठीक तो है। 4, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इंग्लिश में देख लेना भाई इसको, लो इंग्लिश वाले पॉज करके एक बार पढ़ लेना। हम्म, एक मोटरबोट जिसकी स्थिर जल में गति इतनी है, स्थिर जल में मतलब इसकी जो स्टिल वाटर में बोट की जो स्पीड है जिसको हम एक्स कहते हैं, वो दे रखी है 20। ठीक है, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने की तुलना में 30 मिनट अधिक लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल इतनी, नाव की गति इतनी बढ़ा दी जाए। इतना इतना शायद सेम रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये दूसरी तीसरी बार आ रहा है। देखो उसने कहा कि भाई अगर स्पीड 20 किलोमीटर है किसकी, बोट की, धारा की हमें स्पीड नहीं पता, तो धारा की स्पीड वाई होती है, मतलब स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो वाई होती है, मैंने वाई मान ली। उसने कहा अगर वो 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम जाता है, प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम जाता है 24 किलोमीटर, तो भाई 24 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जाएगा तो कितना समय लगेगा उसको। अपस्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो एक्स माइनस वाई होती है, एक्स बी से माइनस वाई। ठीक है, अपस्ट्रीम जाता है और इतनी ही दूरी, समान दूरी अ, धारा के अनुकूल यानी कि डाउनस्ट्रीम जाता है तो 30 मिनट अधिक लेता है ना। धारा के प्रतिकूल ज़्यादा समय लगता है, तो इसमें से जब मैं इसको घटाऊंगा अनुकूल वाले को, 24 किलोमीटर 20 + वाई, तो यहाँ पे ज़्यादा समय लगता है कितना,
आधा घंटा, 1/2 समझ पाए। जब अपस्ट्रीम जाता है और डाउनस्ट्रीम जाता है, इनके बीच का जो अंतर है वो आधा घंटा दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल। इस सिचुएशन में आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा बनता है तो बहुत, सबसे पहला जो स्टेप है आपको क्या करना है, एक को आप एक बना दो, किसी भी एक को, इन दोनों फ्रैक्शन में से किसी एक को आप एक बनाने की कोशिश करो। तो अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूँ वाई की वैल्यू, तो ये एक बन जाएगा, बिल्कुल एक बन जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं 4 रखूँ वाई की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, है ना। 24/16, 8×3 = 24, 8×2 = 16, माइनस एक करेंगे तो 1/2 ही आता है, और सेटिस्फाई करता है हमेशा। जब यहाँ पे 1/2 होता है ना, तो ये ज़रूर सेटिस्फाई करता है इस तरीके से, और बार बार यही आता है इक्वेशन। ठीक है, तो कलर बदल देते हैं इसका। तो भाई वाई की वैल्यू आ गई 4। इसने बोला कि अगर नाव की गति 2 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, तो नाव की गति 20 है, बोट की स्ट्रीम तो 22 कर दी जाए, तो उसे धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर, तो 39 किलोमीटर वो कहाँ जा रहा है, धारा धारा के अनुकूल, मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो भाई डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों जुड़ जाती हैं। तो उसने कहा है दो, नाव की गति 2 बढ़ा दो, तो नाव की गति अब 22 हो गई। ठीक है, तो ये 22 हो गई, प्लस धारा के अनुकूल है ना, डाउन स्ट्रीम में, तो दोनों की जुड़ जाएगी गति, बिल्कुल जुड़ गई। अब उसने और क्या बोला है, और धारा के प्रतिकूल, तो अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, प्लस अपस्ट्रीम जाना है उसको 30 किलोमीटर, तो भाई 22 माइनस 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 26, 39/26, 13×3 = 39, 13×2 = 26, प्लस 30/18, तो ये 30/18 हो गया। 22 में से 4 गया तो 6×5 = 30, 6×3 = 18, ये आ गया 5/3। तो ये कितना आ गया, 3×3 = 9, 5×2 = 10, तो 19/3×2 = 6, तो 6×3 = 18, 3 घंटे पूरे, और 1/6 घंटा, मतलब 3 घंटे 10 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नहीं समझते हैं तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से आप देख सकते हैं। ऐसे कितने स्वर हैं, वॉवेल हैं, जिनके जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन कॉन्सोनेंट, और साथ ही ठीक बाद भी एक कॉन्सोनेंट है। इंग्लिश में पढ़ना है तो भाई इंग्लिश में पढ़ लेना एक बार सवाल को। बाकी इसने क्या बोला है, कितने ऐसे स्वर हैं, वॉवेल हैं, जिनके ठीक पहले भी कॉन्सोनेंट है और ठीक बाद भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, देखिए ये क्या है, वॉवेल है, इसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट, बाद में कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो एक पेयर मिल गया हमें। फिर हमें केवल वॉवेल पे नज़र रखनी है, उस पे, हाँ वॉवेल पे नज़र रखनी है, जिसके अगल बगल हमें चेक करना है। तो वॉवेल 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 कहाँ गया भाई, ये रहा एक वॉवेल, ये रहा। इसके आगे भी कॉन्सोनेंट, पीछे भी कॉन्सोनेंट, व्यंजन है बिल्कुल, ये दूसरा पेयर मिल गया हमें। फिर वॉवेल कहाँ है, वॉवेल ये रहा वॉवेल, आगे भी कॉन्सोनेंट, पीछे भी कॉन्सोनेंट, तीसरा पेयर मिल गया हमें। और कोई पेयर हमें नहीं दिख रहा है ऐसा। ठीक है, तो ए ई ई यहाँ पे, हाँ 3 ही पेयर दिख रहे हैं मेरे हिसाब से, तो 3 ही करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, सही ढंग से मेल खाता है ये बताना है आपको इनमें से। तो दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना थी जो, वो सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, 56 से 61। तो 56 से 61 है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, यही यही लग रहा है 57, 56 से 61 ही होना चाहिए, नहीं ऐसे लिखा है शायद। 61 से 66 माने क्या इसको, या 62 से 66 क्या, शायद इन्होंने, जो भी है 56 से 61, 61 से 66 होना चाहिए आई थिंक। चौथी वाली होती है, आई थिंक ये तो उसमें गैप आ गया था ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। हाँ तीसरी के बाद गैप आ जाता है ना, तो ये वाली नहीं थी, पूरे 5 साल के लिए नहीं थी ये वाली, 2 साल के लिए शायद उसमें युद्ध वगैरह की वजह से विराम आ गया था। तो सी वाला तो गलत लग रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, और ए और बी सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए इसमें तो इंग्लिश में लिखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, ये ऐसे लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। इसके सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने आपको बताया, सबसे पहले से पहले का लिंक चेक करूं, और फिर पहले से लास्ट वाले का लिंक चेक करूं, उस हिसाब से आप करने की कोशिश करिए, तो लॉजिक 90% केसेस में मिल जाता है। जैसे मैं सबसे पहले का देखता हूँ, 7 और 6, 7 और 7 14, तो +7 कर दिया, RST +2 कर दिया, A से I +8 कर दिया, और B से V TUV 2 से, ये तो +20 कर दिया ना, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं बना भाई। 7 + 2 8 + 2 ऐसे हो जाता, 3 हो जाता, 20 क्यों कर दिया। तो एक बार लास्ट से चेक करते हैं ना, G से M, तो 7 और 6 13, +6 कर दिया, R से L, तो 18, और KL मतलब 12,
तो 18 से 12 मतलब -6, ए से जी +6, है ना, एक और 6 7, बी से वी, तो TUV 22, 4 और 2 6, -6, तो +6 -6 की सीरीज मेरे को दिख रही है ना। पी से वी, तो 16 4 20 2 22 6, ओ से आई, तो आई 9 6 15, +6 -6 ऐसे चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट से लास्ट का दिख गया आपको, तो टी से लास्ट पे जाएंगे तो +6 हो जाएगा। तो चलिए भाई, ये वापस से हमने वहीं से रिस्टोर कर दिया था इसको, जैसे क्रोम खोला ये वापस से रिस्टोर हो गया था। जहाँ से एकदम से बंद हो जाता है ना, अगर हम शट डाउन नहीं करते हैं और एक अपने आप बंद हो जाता है पीसी, तो वहीं से रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। तो 1-2 मिनट शायद इधर उधर हो गया हो, क्योंकि अभी मैंने अपना मार्कर भी इंस्टॉल किया दोबारा से, बार बार मेरे को मार्कर इंस्टॉल करना पड़ता है, इसके लिए मुझे माफ़ करना। बाकी शुरू करते हैं, क्या चल रहा था हमारा। इसमें +6 -6 का लॉजिक था, तो फर्स्ट से एंड पे जाएंगे तो +6 होगा, तो +6 करेंगे तो 26 आएगा, तो Z आना चाहिए, ये ख़त्म, ठीक है। यहाँ से -6 करेंगे तो कितना आएगा, 7 6 13, तो 7 मतलब G आना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से एक बार +6 हो गया, -6, अब यहाँ +6 करेंगे तो कितना आएगा, B आएगा, तो यहाँ B दे रखा है, फिर F दे रखा है, और यहाँ पे अलग क्या है, ये है। तो +6 -6 +6 -6 +6, तो +6 करने पे आना चाहिए कितना, 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर का 1 2 3 4 5। तो R से +6 करेंगे तो कितना आएगा, R से +6, R होता है 18, तो +6 करेंगे आएगा 24, यानी कि Y आएगा, है ना। तो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो ये आना चाहिए ना +6। तो R से +6, अब जैसे B से -6 करेंगे तो कितना आएगा, V आएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ से +6 करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10, तो J आएगा, बिल्कुल ठीक है। और E से -6 करेंगे तो कितना आएगा, Y आएगा। क्या गलती कर दी भाई यार। T से -6, सॉरी T से +6 Z, ये ख़त्म। फिर -6 G, +6 B, है ना। -6, अरे यार इससे -6 करना है ना, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 L से हो गया, तो R से क्या करना है, +6 -6 +6 -6, तो -6 करेंगे इससे कितना आएगा, 6 आएगा, तो F आ गया -6। +6 करेंगे यहाँ से तो कितना आएगा, 18 और 20 4 24, तो 24 पे क्या आता है, 24 25 26, अरे यार X आता है 24 पे, मैंने वही मान लिया। ये ख़त्म, तो X आएगा +6 में। अब -6 करेंगे तो कितना आएगा, V आएगा, तो V कहाँ पे आता है, यहाँ पे आ गया, तो ये वाला भी ख़त्म। तो ऑप्शन नंबर C इज़ दी करेक्ट आंसर। अगर हमने गलती कर दी हो तो देख लेंगे बाद में, इतना सारा टाइम ख़राब नहीं करेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। ये रिदम टूट जाता है ना बीच में, तो यही होता है। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य इतने रुपए है, विक्रय मूल्य इतने रुपए है, उसकी छूट प्रतिशत बतानी है। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस इतना दे रखा है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस इतना दे रखा है, तो छूट बतानी है। भाई मार्क प्राइस पे छूट देने के बाद कोई चीज़ 130 की बिकी है, तो मार्क प्राइस पे कितने रुपए की छूट मिली है, 40 रुपए की छूट मिली है ना, तो इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, जीरो से ही जीरो खत्म। तो 400/17, देखें 17 दूनी 34, ठीक है। और 6 इधर गया तो 17 तिया 51, 9 बचा, तो 17 पंजे 85, 23.5, बहुत अप्रोक्स पास पास आंसर दे रखे थे, तो अप्रोक्स में नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई ये तो आप देख पा रहे हो, तो ये तो इनको ही पलट पलट के रख रखा है। ALM को ऐसे लिख दिया उल्टा करके, और OST को ऐसे रख दिया उल्टा करके, ठीक है। तो यही इसमें भी हो रहा है, तो इसमें भी यही करना है। CHI को लिख देंगे IHC, तो IHC सब में है, ठीक है। MPS को लिख देंगे SPM, तो SPM यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन इज दी करेक्ट। 3 3 को उल्टा कर दिया इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला इसने, एक समलंब ABCD है, एक समलंब बना लिया हमने। लो भाई इंग्लिश में पढ़ लो पहले, जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो, है ना, फिर हिंदी में करता हूँ मैं इसको। समलंब है एक ABCD, तो ये समलंब बना दिया हमने, ये ठीक है, A B C D,
ठीक है। तो उसने क्या बोला कि ए सी और बी डी दो विकर्ण है इसके, तो ए सी और बी डी दो विकर्ण है जो कि ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिल्कुल ठीक। ए सी रेशियो बी डी का मान बताना है, तो ए सी रेशियो बी डी, तो इन दोनों विकर्ण का रेशियो बताना है आपको। तो भाई तो काफ़ी लेंदी होगा आई थिंक, क्योंकि ये पैरेलल बनाना पड़ेगा ना हमको, इसको ये बराबर है, इसके ये बराबर है और ये बराबर है, तो एंगल 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 से हो जाएगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट बनाना पड़ेगा, समरूप बनाना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। इसको बाद में देखेंगे यार, इतना लंबा टाइम दे नहीं सकते इसमें। ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। 6% साधारण ब्याज पर 6.5 वर्षों में कुछ धनराशि इतने रुपए हो जाती है, तो निवेश की गई राशि बतानी है। भाई 6% का रेट है, तो 6.5 साल में कितने परसेंट ब्याज मिल जाएगा मेरे को? हर साल 6% मिलेगा, तो 6 साल तक 36%, फिर आधे साल में 6 का आधा मतलब 3% मिलेगा, तो 39% ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई राशि 100% होती है, अब 100 पे 39% का ब्याज भी इंक्लूड हो गया, तो वो राशि कितनी होगी? 139% होगी, बिल्कुल। तो 139% की वैल्यू दे रखी है 834, तो 1% की वैल्यू ये होगी और 100% की वैल्यू मेरे को बतानी है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 13×6 = 78 और 9×6 = 54, तो 834 बिल्कुल ये 6 बार में जा रहा है, तो 600 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। कागज़ का टुकड़ा है, मोड़ा जा रहा है इसको। आपको पता है कागज़ के टुकड़े के सवाल बार बार मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे खुलेगा ना जिस तरफ, उस तरफ ये मिरर इमेज बनाएगा, तो ये ऐसे मुड़ा है तो ऐसे खुलेगा, तो आमने सामने इस वाले हिस्से पे मिरर इमेज बनेगा, तो यहाँ बन रहा है, बन रहा है, यहाँ बन रहा है, नहीं, यहाँ बन रहा है, बन रहा है। तो अब एक बार ये देखते हैं कि अब जैसे इधर की साइड खुलेगा तो भी मिरर इमेज बनना चाहिए ना। तो ये देखो, ये वाला ट्रायंगल ऐसा तो दिखेगा नहीं, ये गलत है, ये तो वैसे भी गलत है। इस पे दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर वैसे भी सी ही करेक्ट दिख रहा है। चौथे में अगर आपको देखना है तो देख लो मिरर इमेज बन रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे भी खड़े, यहाँ पे भी खड़े, आमने सामने होना चाहिए इनको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसने क्या बोला भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, ठीक है, एच सी एफ बताना है इनका। तो भाई इसमें निकालने की जरूरत नहीं कि आप फैक्टर करने लगो, सिंपल सा छोटा सा छोटे छोटे ऑप्शन हैं, तो आप इसमें से सबसे बड़ा वाला एक नंबर, इन चार ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर लो और उन सबसे उस नंबर से इन सबको काट के देखो। ठीक है, अगर इससे ना कटे तो फिर इससे जो छोटा है उसको लो, फिर इससे छोटा, ऐसे। ठीक है, 18×2 = 36, 18×3 = 54, 18×6 = 108, यही इनका एच सेफ है। एच सेफ वही तो होता है जिस जो बड़े से बड़ा नंबर इन तीनों को काट दे, है ना। तो आपको स्मार्ट तरीके से करना है काम, ऐसे नहीं कि बैठ के बच्चों की तरह एलसीएम में निकाल रहे हो। एच सेफ डबल हो रहा है क्या? यहाँ भी डबल हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, आगे भी नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि डबल का तो लॉजिक नहीं होगा। इनका गैप देखें कितना है, तो 18, 7, 17 में 8, 9, 8, 17 और 3, 7 में 4 गया 3, ठीक है, +39, और इसमें कितना हो रहा है? 8, 8, 16, 80 में से 2 गए, 78 +78, इसमें कितना प्लस हो रहा है? 40 में से 1 गया, +39, अच्छा +39 +78 हो रहा है आई थिंक। यहाँ पे 78 हो रहा है क्या? बिल्कुल, फिर यहाँ पे +39, तो फिर यहाँ पे भी 78 होना चाहिए। तो 8 और 1 9, 3 और 2 9, 399, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार 39, फिर 39 का डबल 78, फिर 39, फिर डबल, ऐसे हो रहा है। ठीक है, मार्कर का कलर बदलते हुए आगे बढ़ेंगे। जॉन और जिल, जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष पहले जिल की आयु जॉन की आयु की 1.5 गुनी थी। तो हम देखें, जॉन को ऐसे लिख लेते हैं, जिल को ऐसे लिख लेते हैं ना। जिल की आयु जॉन की आयु की 1.5 गुनी थी, तो अगर जॉन की आयु 2 थी तो जिल की आयु 3 हो जाएगी, इसकी 1.5 गुनी, है ना। इंटू 1.5 करेंगे तो कितना आएगा? 3.0। अगर जॉन की आयु, सॉरी जिल की आयु जॉन की आयु की 1.5 गुनी थी, ये 12 साल पहले का सिनेरियो है। और इसने ये भी बोला है कि जॉन जो है वो जिल से 15 साल छोटा है, तो यहाँ पे तो एक ही यूनिट छोटा है, लेकिन ये तो 15 साल छोटा है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 2 यूनिट की कितनी होगी? 30, और 3 यूनिट की कितनी हो गई? 45, बिल्कुल सही। तो 12 वर्ष पहले की आयु इनकी आ गई। पूछा क्या है? अब जिल कितने साल का है, कितने वर्ष का है? तो भाई 12 साल पहले 45 का था, तो अब 12 साल बाद कितने का हो जाएगा?
57 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीतकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने बचपन से ही अपने पिता से किस संगीत घराने के तहत शिक्षा की दीक्षा ग्रहण की? भाई देखो, वैसे तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, घराने आते ही आते हैं तो आपको पढ़ने चाहिए, बट मैं ऐसा उतना स्टैटिक पढ़ नहीं पाता हूँ, तो मेरे को याद नहीं है। तो इसको बनारस वाला बहुत फेमस है तो लगा के चल रहा हूँ, बाकी मैं इसमें 1% भी श्योर नहीं हूँ, तो तुक्का मारा है मैंने, सूखा सूखा। ठीक है। चलिए इसको इंग्लिश में देख लेना भाई, फिर कभी इंग्लिश में भी देख लो एक बार। ठीक है। चलिए, ए बी सी में ए बी इतना है, बी सी डी पर समद्विभाजित करने के लिए एंगल ए को अंतरिक्ष से समद्विभाजित किया जाता है। बी डी बराबर इतना है, एक बार ट्रायंगल बना लेते हैं। ये क्या, ए बी और सी। ए बी कितना है, 8 है। बी सी को बिंदु डी पर समद्विभाजित करने के लिए, बी सी को ये डी पर समद्विभाजित करने के लिए क्या करता है, ये एंगल ए को अंतत रूप से समद्विभाजित किया जाता है, तो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है भाई ये, तो ये एंगल बराबर इस एंगल के होगा। ठीक है। ये बाइसेक्टर है और ये दोनों भुजाओं को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है। बी डी बराबर 6, तो बी डी बराबर 6 है। डी सी बराबर 7.5 है। तो सी ए की वैल्यू बतानी है क्या होगी। आई थिंक बहुत इजी कर दिया क्वेश्चन। ये एंगल है और ये साइड है और ये, हाँ ये वाली भी साइड है, ये तो कॉमन साइड है और ये वाली इक्वल साइड है और ये वाला एंगल इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल के थ्रू ये हो गया, है ना, क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांग सम हो गया। तो इस स्थिति में इनकी जो भुजाओं का रेशियो होगा दोनों का वो बराबर होगा। तो इसमें जो ए बी अपॉन बी डी होगा वो बराबर किसके होगा, ए सी अपॉन डी सी के बराबर होगा। तो ए बी कितना है, 8 अपॉन बी डी कितना है, 6। ये बराबर किसके होना चाहिए, ए सी अपॉन में सी डी कितना है, 7.5। तो ये कितना हो गया, 6, 2 3 6 2 चौक 8। तो भाई 4:3 में होना चाहिए। अगर ये मैं देखूं तो 25 3 75, तो 25 चौका 100, यानी कि 10.0 होना चाहिए इसी को। अब बेसिक से सॉल्व करोगे तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। यहाँ पे आ गया 10 आंसर, मैंने रेशियो से ही डायरेक्ट इसको करके देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद, भाई लो इंग्लिश में पढ़ लो, इंग्लिश वाले पॉज करके पढ़ लेना एक बार। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गगत विविधताओं से परे समझे साझा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। तो भाईचारे की भावना कहाँ होती है, मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है ना, कौन सा है, ए बी सी डी ई, ई में होती है भाईचारे की भावना। ठीक है, रट लेना भाई, मौलिक कर्तव्य पूछता है। सी से शुरू हो रहा है और टी पे खत्म हो रहा है। ठीक है। तो टी यहाँ पे दिख रहा है लेकिन टी के बाद सी नहीं है, सी यहाँ पे दिख रहा है, सी यहाँ पे दिख रहा है। तो सी से शुरू हो सकता है कि एक बार देखें कितने ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, तो 6 6 में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सी पे डिवाइड हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सी पे डिवाइड हो रहा है। तब देखो यहाँ पे सी, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे भी ए आएगा और यहाँ पे भी ए आएगा। ठीक है। तो अगर हम देखें कि पहले पे और 1 2 3 4, पहले और चौथे पे ए आना चाहिए, पहले चौथे पे ए है, ये हो सकता है। पहले चौथे पे ए है, पहले चौथे पे ए है, इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म। ठीक है। अब भाई इनमें, इन तीन ऑप्शन में सबसे अलग क्या है, ये लास्ट वाला। तो अगर मैं लास्ट वाले को देख लूँ, बट यहाँ पे आर आर यहाँ क्यू है, तो एक बार लास्ट वाले को देखता हूँ, लास्ट में क्या आना चाहिए। देखो सी ए आर ए, अब यहाँ टी है तो लास्ट वाले में भी टी आएगा, तो आर ए टी, तो यहाँ पे आना चाहिए आर, तो लास्ट वाले पे आर आएगा, तो भाई ये भी खत्म, है ना। तो उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस देखे तो कौन सा है, तीसरे नंबर वाला डिफरेंस है। तीसरे पे यहाँ पे टी है और यहाँ पे एन है, तो तीसरे पे क्या आना चाहिए, देखें 1 2 3, यहाँ पे क्या आना चाहिए, लास्ट में तो टी आएगा। तो टी किसमें, इसमें, तो ये वाला भी खत्म। इस तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हो जल्दी से जल्दी। ठीक है जी। चलिए इंग्लिश वाले देख लो। बोला क्या, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली 100% पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत है। ये शायद आया हुआ भी क्वेश्चन है और आई थिंक केरल ही होगा इसका, क्योंकि कॉमन सेंस
से देखें तो कोई केरल ही ऐसा कुछ अच्छा काम कर सकता है। एक वर्ग में निहित, एक वृत्त में निहित, सॉरी, एक वृत्त में निहित एक वर्ग और उस एक नियमित षटभुज यानी छह भुजा वाले का एरिया का रेशियो क्या होगा। भाई अगर मैं वृत्त में ये बना देता हूँ वर्ग, ठीक है, और ये इसमें क्या बना देता हूँ मैं, षटभुज, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, ठीक है, ये षटभुज बन गया। अब जैसा भी बना है भाई, हमारे पास पेन टेप वगैरह नहीं है, तो नॉर्मल ऐसे ही करना होता है, जल्दी जल्दी से यूट्यूब से कुछ कमाई वमाई हो तो तो कुछ पेन टेप वगैरह कुछ अच्छे से बने ये सब। बोला कि इसने इनका रेशियो बताना है, तो भाई अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ तो ये क्या होता है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये रेडियस होगी। आपको पता है इसका डायगोनल क्या होता है, जो स्क्वायर होता है, अंदर एक वर्ग बनाया मैंने, स्क्वायर बनाया है, इसका डायगोनल क्या होता है, √2a, √2a होता है। तो ये बराबर कितना दे रखा है, 2r, है ना, r+r 2r हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 2r अपॉन में √2, ठीक है। अब इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ तो ये आ जाएगा √2 नीचे नीचे, तो ऊपर 2 आ गया, नीचे भी 2 आ गया, तो ये 2 से 2 कट गया, तो a बराबर इसका आ गया √2r, ठीक है। आपको पता है इसका एरिया निकालना है ना, तो इसका एरिया क्या होता है, a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2r², ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब भाई इसका एरिया कैसे निकाला जाए, अगर मैं इसको इसको मिलाता हूँ, ये रेडियस, बाकी आपने एक अगर प्रॉपर्टी पढ़ी हो तो ये ऐसे करके जब मिलाया जाता है ना, तो ये षटभुज जो होता है छह बराबर बराबर समबाहु त्रिभुज में बट जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, समबाहु त्रिभुज बन गए हैं। तो भाई सबका जो एरिया होगा, मतलब ये वाला जो है, ये समबाहु, ये समबाहु, समबाहु, तो इस पूरे का एरिया क्या होना चाहिए, 6 इंटू, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 a², तो a कितना है, r, तो r², ये इनका क्या हो गया एरिया, बराबर 6 × √3/4 a²। हम्म हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा एरिया आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, ये एरिया आ गया किसका, इसका। आप समझ पाए भाई, ये जो होता है ना षटभुज, इसको छह बराबर बराबर समबाहु त्रिभुज में बांट सकते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 a², उसको ×6 किया तो ये इसका एरिया आ गया, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालना है, तो भाई एक का एरिया है 2r² और इसका एरिया है ये, ठीक है। तो r² से तो r² कैंसल, दो दूनी चार, दो तिया छः, ठीक है। तो ये दो इधर जाएगा तो ये चार हो जाएगा, रेशियो यहाँ 3 और √3 बचा, तो 4:3 √3, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, तो जल्दी जल्दी से चलते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी धनराशि जमा करनी होगी। ये पहले से PYQ में आया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो आई थिंक 250 रुपये होती है शायद, ये स्कीम भी आपने पढ़ी होगी, काफ़ी बार आ चुका है इसमें क्वेश्चन। बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो देखें भाई क्या है इसमें, ये देखो, तो ये एरो इधर था, ये एरो इधर हो गया, ये इससे इधर हो गया, ये इधर हो गया, यानी कि अपोजिट हो गया इनका, जो भी इधर था वो इधर आ गया, और ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया, बाकी ये दोनों नीचे आ गए, ठीक है। इसमें क्या किया इसने, इसमें तो बदल ही दिया ना, कुछ अलग ही साइन आ गए। अच्छा सेम लॉजिक, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सेम लॉजिक यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे आएगा, है ना। देखो ये वाला जो है ना, ये सबसे नीचे आ गया, सॉरी, ये जो सबसे नीचे वाला है सबसे ऊपर चला गया, और बाकी के दो नीचे आ गए, और साइन आगे से पीछे, पीछे से आगे हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा बिल्कुल, और ये वाला बॉक्स इधर हो जाएगा, तो बॉक्स इधर है, इसमें है नहीं, इसमें है। देखें कितने में है ये बॉक्स, इधर देखो चौथे में भी नहीं है, तो पहले और तीसरे में से एक आंसर होगा। अब होगा क्या, देखो ये वाला जो स्टार है ये इधर आ जाएगा, शुरू में इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज, सॉरी, इन दोनों में से देखना था ना, हाँ, तो ये स्टार जो है इधर है तो इधर हो जाएगा, अपोजिट हो जा रहे हैं ना इसमें, तो इधर से इधर हो गया, तो ये पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड वाले में दिख ही नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लेना भाई इसको। शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना है, इसकी तिर्यक ऊंचाई ये दे रखी है भाई,
शंकु होता है, आपको होता है कोण होता है, कोण के आधार का क्षेत्रफल। ये कोण है, ठीक है। अब ये मत कहना ये कौन है। ये कौन नहीं है, ये कौन है, ठीक है। शंकु है ये, जैसा भी बना। इसकी रेडियस ये होती है, ये इसकी एच होती है, और ये वाली एल होती है, साइलेंट हाइट होती है, स्लेंट हाइट होती है, ये एच होती है और ये आर होती है। इसने बोला आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, ये है। आधार होता है सर्कल, तो इसका क्षेत्रफल ये दे रखा है, तो आधार का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर दे रखा है 144 पाई। तो भाई पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 144, तो आर क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो रेडियस 12 हो गई, बिल्कुल। पूछा गया इसने, इसकी तिर्यक की ऊंचाई दे रखी है 13, रेडियस आ गई हमारी 12। तो ये कितना हो जाएगा, 5 12 13 होता है ना ट्रिपलेट, तो ये 5 हो गई हाइट। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं भी पता तो आप कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। गोले की प्राप्ति हेतु शंकु को पुनः मोड़ा जाता है, गोले की त्रिज्या बतानी है। इस शंकु को मोड़ के ठोस गोले को प्राप्त किया जा रहा है, स्फेयर बनाना है, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम रहेगा, ठोस बनाना है तो इसका और उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर एच कितनी है 5, बराबर 4/3 पाई आर के क्यूब। तो गोले की त्रिज्या ही तो बतानी है। तो अब देखो यहाँ से 3 से तो ये 3 कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। पाई से पाई कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो ये कितना हो गया, ये हो गया भाई 12 पंजे 60, 6 तिया 18, 180। आर की क्यूब 180 है, तो ये क्यूब रूट हो गया 180। ऐसी दे रखा है क्या आंसर, ऐसी दे रखा है। अगर बाहर निकालना होता तो कुछ देख सकते थे, बट क्यूब रूट में ही आंसर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले पल्लव निर्माण किया, नरसिम्हा के, उन्हें राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ चाहिए, कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया किसका विवरण है, कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था भाई। ये पीवाईक्यू का ऑलरेडी क्वेश्चन है। ये बनवाया था नरसिम्हा वर्मन ने, सेकंड ने बनवाया था ना, फर्स्ट ने सेकंड ने बनवाया था आई थिंक। प्राकृत संख्याओं ए बी सी डी और ई में से कौन सी विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्या कौन सी है, ये क्वेश्चन है। ये दो स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा पर्याप्त है। ए बी सी डी ई प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं मतलब जो एक से शुरू होती हैं, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि हमें विषम कौन सी है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा, हो सकता है ये सारी विषम हो, सम हो सारी, है ना, एक से शुरू होने वाली सारी प्राकृत होती हैं। बी अभाज्य संख्या है, तो बी के बारे में तो पता चल गया अभाज्य है, तो अभाज्य का मतलब ये थोड़ी है ये सम है या विषम है। ये भी रही, या तो दो हो सकती है या दूसरी हो सकती है, क्योंकि दो भी तो अभाज्य संख्या है, बाकी सब भी अभाज्य है। तो मेरे हिसाब से दोनों में से कोई सा भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, इंग्लिश में भी देखते रहना, बार बार भूल जाता हूँ तो टाइम की वजह से। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था, किस एक्ट के तहत, 1909 के तहत, क्योंकि बंगाल विभाजन जब 1905 में किया गया था तो उससे उपजे उपद्रव को शांत करने के लिए और वो सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए वहां से हटा ही दिया था कैपिटल को, और दिल्ली चले गए थे। कौन सा नृत्य ओडिया संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये पूछा है इसने। तो भाई ये दखलई वाला आपको बताया था ना, नहीं बताया था, तो मेरा एक दोस्त था उड़िया, तो वो उड़िया लड़की, तो आ, उसको ऐसे बोलता है कि ओ रिया, देख लई, फिर तुम मना करी तो देख लई, हमको ना पाई दोबारा, ठीक है। तो पाई का और दखलई तो उसमें है ही, दलखई या जो भी है। कथकली तो केरल का है, तो है ही नहीं इसका, उड़ीसा का, तो ये तो बहुत इजी हो गया। किस सुल्तान ने किस सुल्तान ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए बाजार को नियंत्रित करने के लिए था भाई, सबसे ज्यादा फेमस अपना ये अलाउद्दीन खिलजी, इसने बाजार को बहुत ज्यादा अच्छे से नियंत्रित किया। ये क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है बार बार। ये क्वेश्चन क्या है भाई, इंग्लिश में देख लो और फिर हिंदी में देख लो। चलिए, वर्तमान आयु का, मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां भाग मेरे कजिन के 5/6 भाग के समान है। 10 वर्ष पहले मेरी आयु 4 वर्ष पहले, ठीक है। मेरी वर्तमान आयु, मैंने कहा मैं हूं, ये मैं, मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां भाग मेरे कजिन मेरे कजिन के 6/5वें भाग के बराबर है, ठीक है। 5, सॉरी 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 सॉरी, ये 5/6 है। मेरे कजिन के 5/6वें भाग के बराबर है, ठीक है।
तो ये 6 इधर गया, ये 5 इधर आ गया, तो कितना हो गया 18m बराबर 25c। आपको पता है जो जिसके सामने होता है उसकी वैल्यू वही होती है। m के सामने 25 है, m की 25 हो गई, c की 18 हो गई। तो m और c का रेशियो कितना आ गया, m रेशियो c कितना आ गया 25 रेशियो 18। पूछा क्या इसने, 10 वर्ष पहले मेरी आयु 4 वर्ष बाद उसकी आयु के बराबर, मतलब कजन की आयु के बराबर होगी। मेरी वर्तमान आयु क्या है, मेरी वर्तमान आयु जो भी होगी वो 25 का मल्टीपल होगी या 25 होगी। तो 25 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है 50, और तो मल्टीपल ही नहीं है ना कोई 25 का। तो अगर मैं मानूँ अपनी आयु 50, तो इसकी हो गई 36 वर्तमान आयु। और इसने बोला क्या है, मेरी 10 वर्ष पहले मेरी आयु 40 हो जाएगी, 4 वर्ष बाद उसकी आयु 40 हो जाएगी, बराबर है। बिल्कुल सही, सेटिस्फाई करिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पौधों में डैश के अवशोषण के लिए, भाई इंग्लिश में देख लिया, पौधों में डैश के अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। पौधों में डैश डैश मतलब कौन सी प्रक्रिया, अवशोषण अवशोषित करना, और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज संचरण, जड़ से पत्ती तक पानी लाना, श्वसन तो नहीं, प्रतिफलन, प्रकाश संश्लेषण, खाना बनाना, पत्तियों का काम। आई थिंक वाष्पोत्सर्जन होगा ना, नीचे से ऊपर तक, जड़ से पानी ऊपर से निकल जाता है पत्तियों तक। तो आई थिंक ये होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर, देख लेंगे है ना। चलिए, टाइम कम बचता हुआ बहुत ज़्यादा। एक मिनी वैन इतने और इतने की गति से उसी दिशा में जिस दिशा में मिनी वैन जा रही है चल रहे दो लोगों को क्रमशः इतने इतने सेकंड में पार करती है। मिनी वैन की लंबाई बतानी है। दो व्यक्ति है ना, और दोनों को इतने इतने सेकंड में पार करती है, एक को इतने में एक को इतने में। दो इक्वेशन बनानी ही पड़ेंगी। तो भाई मिनी वैन की लंबाई मान ली हमने x, मिनी वैन की लंबाई x मान ली, और मिनी वैन की स्पीड मान ली s। तो भाई मिनी वैन पहले व्यक्ति को कितनी देर में क्रॉस करेगी, एक तो क्या बोला उसने, उसी दिशा में, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको अपनी लंबाई चलनी है, प्लस स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाती है जब सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो लंबाई x है ना, हाँ, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड माइनस उसकी स्पीड कितनी है 4.8 किलोमीटर, बराबर कितना समय ले रहा है ये 4.5 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये हमने लिखा है किलोमीटर में, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा। तो इसको हमने 60 से भाग दिया तो मिनट बन गया, फिर 60 से भाग दिया तो कितना बन गया ये घंटा बन गया। अब इंटू 10 करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब 15 तिया 45, 15 चौका 60, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, तो ये कितना हो गया 1/800। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 800x, है ना, 800 को इधर ले आएंगे और ये इधर चला जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा 800x प्लस 4.8 बराबर s आ जाएगा, है ना। ये 4.8 इधर आ जाएगा, तो ये तो होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बनेगी सेम। उसमें क्या होगा, ये दूसरे व्यक्ति की स्पीड कितनी है, कहेंगे इसकी 6 है, तो इसमें -6 करना पड़ेगा, और उसको कितनी देर में पार करिए 9 में। तो इसको जल्दी से करते हैं कलर बदल के। आप समझ पा रहे हो ना बात को, 9 सेकंड में पार करेगी तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे वही 60 इंटू 60, 10 नहीं आएगा लेकिन, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आ गया 400, नीचे 400 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 400x, और 400x 6 बचा, तो यहाँ पे +6 बराबर s। ठीक है, तो x s की वैल्यू एक बार ये आ गई, s की वैल्यू एक बार ये आ गई, दोनों को अगर मैं बराबर रख दूं तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें से इसको घटाएंगे क्या बचेगा, 400 इधर गया, ये इधर गया, तो 1.2 बचेगा। 400x बराबर 1.2, तो x बराबर हो गया 12/4000। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1000 बटा, सॉरी 3/1000। ये क्या आ गया x, मतलब इसकी लंबाई, तो ये 3/1000 किलोमीटर है। तो यानी कि 1000 में से 3 यानी 3 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। टाइम थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा। भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। भूकंप के लिए भाई जो यूज़ किया जाता है सिस्मोग्राफ यूज़ किया जाता है, आप सभी को पता होगा बचपन से ही। ऑड वन आउट छांटना है, आपको पता है इसमें। बार बार मैंने बोला है जो एंड वाला, एंड वाले के पेयर से देखेंगे तो 99% आंसर आ जाता है।
तो पी से वाई या वाई से पी, तो पी 16, 4 20, 5 25, +9 टी यू वी डब्ल्यू। तो इधर से होना चाहिए, तो माइनस है ये तो एच डी ई एफ जी एच डब्ल्यू टी यू वी डब्ल्यू डी। यार एंड में तो कोई पेयर नहीं बन रहा आई थिंक। तो शुरू का पेयर देखो, शुरू से बन रहा है क्या, बी से के, तो 2 से 11 +9 डी ई एफ जी -3 एक्स एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो यहाँ पे भी एस सच कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा। तो इसमें देखें एक बार, पहले देखो हमने लास्ट वाले पेयर में देखा गैप, तो उसमें गैप जो था ना सब में अलग अलग आ रहा था, कोई एस सच पैटर्न नहीं बना। फिर पहले वाले में देखा तो भी पैटर्न नहीं बना। अब के से वाई पे चल रहे हैं, तो के से वाई 11 से 25, डी से डी एक्स से एच। यार इसमें भी कोई एस सच पैटर्न नहीं बन रहा, तो इसमें पैटर्न तो नहीं बनता दिखाई दे रहा। दूसरी चीज, अब हम क्या कर सकते हैं, अपोजिट देख सकते हैं ना। तो बी के अपोजिट के नहीं होता, बी के अपोजिट वाई होता है बिल्कुल, जी के अपोजिट टी होता है बिल्कुल, एस के अपोजिट एच होता है बिल्कुल, बहुत सही। एक्स के अपोजिट सी होता है, यानी कि इससे भी तो हमें दिख नहीं रहा है आंसर। इनको भी देखते हैं, के अपोजिट पी होता है बिल्कुल पी होता है, डी के अपोजिट डब्ल्यू होता है बिल्कुल होता है, एक्स के अपोजिट सी होता है, यहाँ पे डी दे रखा है। देख रहे हो, बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत अच्छे अच्छे सवाल, थोड़े थोड़े लेंदी सवाल दे रखे हैं इसमें, आज मज़ा आ रहा है। तो एक्स के अपोजिट, एक छोड़ के एक अपोजिट का पेयर दे रखा है इसमें, कितना बेहतरीन सवाल है। बट आपकी अप्रोच वही रहनी चाहिए कि पहले आप लास्ट वाले पेयर को देखें, फिर शुरू वाले पेयर को, फिर इस पेयर को। अगर नहीं, डिफरेंस से नहीं होता है सवाल, फिर आपको दूसरा जाना चाहिए अपोजिट पे, ठीक है, जिससे कि आ जाता है आंसर। किन चिन्हों को आपस में बदलना होगा ये बताना है। तो भाई दो को बदलना है, तो सबसे पहले डिवाइड को चेक करो कि अगर मैं डिवाइड को प्लस की जगह रखना है, प्लस को डिवाइड की जगह, और डिवाइड को प्लस की जगह रखना है। तो प्लस की जगह अगर मैं डिवाइड रखता हूँ तो कंप्लीट हो जाएगा क्या, डिवाइड डिवाइड हो जाएगा क्या, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं रख सकता हूँ। तो कितना आ गया, यहाँ से डिवाइड करा तो 15 आ गया, 3 × 5 = 15 इंटू 40 -308 + 22, ठीक है, डिवाइड की जगह प्लस रख दिया, तो कितना आ गया, 600 -308 + 22। तो 622 में से 308 घटाना है, तो कितना आया, 4 1 6 में से 3 314 आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। यहाँ पे आपका टाइम बचा दिया गया कि ये बोला ना कौन सा होगा, सही बताना है, ठीक है। तो पहला वाला पेयर ही सही दे रखा है। क्या बोला इसने, एक ट्रेन ने 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 12 सेकंड और 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार किया, ट्रेन की स्पीड बतानी है। आपको पता है ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वो अपनी लेंथ, हमने ट्रेन की लेंथ मान ली टी, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करती है, और स्पीड होती है उसकी, जो भी है उसकी स्पीड, मैंने एस मान ली उसकी स्पीड, कितनी देर में पार कर रही है वो, 12 सेकंड में, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, टी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है अपनी स्पीड एस से 15 सेकंड में, ठीक है। तो दोनों की अगर इक्वेशन देखें तो कितनी बन जाएगी, टी प्लस 120 बराबर 12s, और टी प्लस 165 बराबर 15s, ठीक है। तो अगर मैं ये 12s है, ये 15s है, इन दोनों को सेम कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60, इसको 60 60s बना दूं, तो इन दोनों को इक्वल रख सकता हूँ ना, 60s की वैल्यू भी ये, इस 60s की वैल्यू भी ये, तो इन दोनों इक्वेशन को बराबर रख सकता हूँ ना मैं। इस पेन को बदलता हूँ, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, एस 12 × 5 = 60 करना पड़ेगा, ये 60s हो जाएगा, ये 60s हो जाएगा, तो इन दोनों को मैं बराबर रख दूंगा। तो मेरे को क्या करना है, इंटू 5 करना है, तो इसमें 5 किया, इंटू क्या आ गया, 5t प्लस 12 × 5 = 60, 600 बराबर, इसमें कितना करना है, 4, तो 4t प्लस 165 चौका, तो 16 चौका 64, और 20 64 20 66, 660। ये एक टी इधर गया, ये एक टी इधर गया, और सॉरी 4t इधर गया, तो एक टी बचा, 5 में से 4t गए, तो ये 600 इधर गया, तो 660 बचा। तो टाइम कितना, ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, 60 मीटर। पूछा गया है ट्रेन की स्पीड, तो अगर मैं यहाँ पे 60 रख दूँ तो स्पीड कितनी आ जाएगी, ये 12 है, तो ये ऐसे इधर चला गया, ये 12 नीचे आ गया, तो ये कितना है, 60, 180, 180/12, 12 एकम 12, 12 × 5 = 60, 15 आ गई ट्रेन की स्पीड, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। 15 मीटर प्रति सेकंड आया ना, तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो 18 × 53 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। कौन से युग में सही सुमेलित है? रंगा स्वामी कप होता है भाई हॉकी से रिलेटेड, और रोवर्स होता है फुटबॉल से, तो दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और देखना है क्या है। 14 × 42, 14 × 84, 21 × 63, छिक्का 126, 8 × 24, 8 × 48, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? पहले इंटू 3, फिर इंटू 6, इंटू 3, इंटू 6। ठीक है भाई, हिंदी में देख रहे हो इंग्लिश में भी देखते रहना। क्या बोला इसने? जुंको ने एक वस्तु को 220 रुपए में 12% की हानि पर बेचा। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना पड़ेगा? 220 रुपये में 12% की हानि होती है, तो ये 220 रुपये जो है 88% के बराबर है। ठीक है, 100% निकाल दूं तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा मेरा। मैंने 12% की हानि पे बेचा, यानी कि 88% पर बेचा, तो 100% की वैल्यू निकालूं तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 22 × 22, 22 × 4 = 88, दो पंजे, तो ये 250 रुपये आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर मुझे 10% लाभ पे बेचना है तो विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा? इसका 10% कितना? 25, तो 25 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा बढ़ा के रखने पड़ेंगे विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर 1, 25 रुपये का लाभ होगा ना, तो 25 रुपये मुझे बढ़ा के रखने पड़ेंगे। अरब सागर के किनारे स्थित तटों को पहचानना भाई, यानी कि अरब सी के, अरेबियन सी के जो किनारे हैं उनको बोल रहा है। उत्तरी सरकार तो नहीं होता क्योंकि ये उड़ीसा वाला इधर का तट है। अरे आपको पता होना चाहिए भाई, ये जो गुजरात है ये ऐसे जा रहा है हमारा, ये उत्तरी सरकार है, और ये वाला कोरोमंडल है। ठीक है, यहाँ पे मालाबार है, और यहाँ पे कोंकण, और वो सारे तट हैं जो भी हैं, ठीक है, कोंकण, कन्नड़, ये सब। तो भाई ये गलत, ये गलत, बी और सी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई इंग्लिश में पढ़ लो। दो पाइप जब अकेले अकेले काम करते तो एक टंकी को, दो पाइप हैं अकेले अकेले काम करते हो तो एक टंकी को 2 और 3 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये -6 घंटे में कर सकता है। टंकी 1/6 भरी हुई थी तो पाइपों को एक साथ खोला गया। पहले इनके निकाल लेते हैं टोटल वर्क। ये आ गया एलसीएम 6, ये 1 यूनिट काम करता है, ये 2 यूनिट करता है, और ये 3, ये 1 यूनिट खाली करता है, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। टंकी 1/6 भरी हुई थी, यानी कि अगर टोटल 6 है उसकी कैपेसिटी तो एक भरी हुई थी, अब बची कितनी है? 5। तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, तो टंकी को भरने में समय कितना लगेगा? देखो 5 यूनिट भरना है, और एक साथ सब खुले हुए हैं तो कितना भरेंगे? 3 × 2 = 5, ये भर देंगे, ये खाली कर देगा, तो तीनों मिलके 1 घंटे में 4 यूनिट भरते हैं। ठीक है, हमें भरना कितना? 5 यूनिट। तो भाई 1 घंटा प्लस 1/4 अलग से घंटा, तो ये 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में ये पूरा भर देंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संतुलित करना है भाई, इसमें क्या आएगा ये बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले भाई डिवाइड को चेक करेंगे। डिवाइड कहाँ रख सकते हैं? 1 2 3, तीसरे नंबर पे अगर मैं डिवाइड रखूँ 2/4 × 12 हो जाएगा का? बिल्कुल हो जाएगा, तो इसको करके देख लो। 56 + 7 = 2/4 × 12 + 8, तो ये कितना हो गया? 4 × 3 = 12, 6 और 8 14, और ये मैच नहीं कर रहा, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे में रख के देखें तो यहाँ पे डिवाइड रखें, कितना आएगा? 8, 7 8 56 × 2 + 4 = 12 + 8, तो 8 दूनी 16 4 20, 12 और 8 20, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इन सारे साइंस को यहाँ रख के बस कैलकुलेशन ही तो करनी है, और क्या है। लो भाई हिंदी में पढ़, इंग्लिश में पढ़ लो इसको, और इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं, सॉरी। 3 मीटर व्यास और 14 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा जाता है। तटबंध बनाने हेतु इसमें से निकाली गई मिट्टी 4 मीटर चौड़ाई के वृत्ताकार घेरे के आकार में इसके चारों तरफ फैलाई गई। तटबंध की ऊंचाई बतानी है। मिट्टी निकाली, तटबंध बनाया, तटबंध की ऊंचाई बतानी है। एक कुआं खोदा गया, एक कुआं खोदा गया जिसका व्यास कितना है? 3, तो रेडियस हो गई 1.5। ठीक है, 14 मीटर गहरा है, तो इसकी जो गहराई हो गई वो कितनी हो गई? 14 मीटर। ठीक है, सिलेंडर बन गया। तटबंध बनाना है इसको। निकाली गई मिट्टी से 4 मीटर चौड़ाई के वृत्ताकार घेरे के आकार में। यार ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, समय थोड़ा कम है, इसको ना मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, एंड में समझाता हूँ इसको आराम से। ठीक है, ABC = 0, तो इसकी वैल्यू बतानी है। इसमें कुछ मत करो भाई, ए रख दो, ए बी और सी। ठीक है, ए की वैल्यू 1 रख दी, बी की वैल्यू 1 रख दी, सी की वैल्यू -2 रख दी। इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ पे रख के देख लो, ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की क्यूब 1, सी की क्यूब 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, -8, और इनका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 2 6 6 36। तो अब यहाँ पे जोन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो देख लेते हैं। 3
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एक, सी स्क्वायर दो दूनी चार, और चार तिया 12, यहाँ पे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, चार नीम 36 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। वैल्यू पुट कर दो और उसके बाद ऑप्शन में सेटिस्फाई करा के देख लो। बाकी दूसरे तरीकों से आप कर सकते हो तो उनसे कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी कौन सी अर्थव्यवस्था में बाजार की सर्वाधिक निम्न दर की स्थिति है जहां प्रत्येक आर्थिक एजेंट भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि की उम्मीद करता है और बॉन्ड की कीमतें गिरती जाती है, पूंजी की हानि होती है। ये एक ऐसी स्थिति होती है भाई, चल निधि जाल, इसको कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। वो ये वेट करता रहता है कि आने वाले समय में रेट जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन वो चलता चला जाता है, इसलिए मार्केट डाउन हो जाती है। उदारीकरण के एक भाग के रूप में, इंग्लिश में देख लो इसको, उदारीकरण के एक भाग के रूप में उद्योगों की प्रगतिशील अनुज्ञप्तिकरण के साथ, अनुज्ञप्तिकरण क्या होता है भाई, डीलाइसेंसिंग, प्रोग्रेसिव डीलाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। डीलाइसेंसिंग, कौन सा उद्योग अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंसिंग की आवश्यकता से हटा दिया गया, मतलब किस में लाइसेंस नहीं चाहिए। तंबाकू में तो भाई डेफिनेटली चाहिए लाइसेंस, कोयले में शायद, विस्फोटक में चाहिए, और खतरनाक रसायन में भी चाहिए। इन तीनों में तो गारंटेड चाहिए, इसमें शायद ना चाहिए हो। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लो। संविधान का अनुच्छेद 165 ये होता है भाई एडवोकेट जनरल, कानूनी सलाहकार, जो राज्य की सरकार को कानूनी सलाह देता है भाई, ये होता है अपना महाधिवक्ता। ठीक है, एडवोकेट जनरल जो भी है। 243 आई कार्यकाल, पंचायत के कार्यकाल के बारे में बताता है, बहुत बार पूछा गया है। वित्तीय स्थिति की समी 243 आई, अच्छा 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 आई है, सॉरी सॉरी सॉरी, कार्यकाल नहीं है ये। वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्तीय आयोग का गठन करता है। ठीक है, कब किया जाता है वित्तीय आयोग का, वित्त आयोग का भाई 5 साल में किया जाता है, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पे किया जाता है। ठीक है, मैंने ऑप्शन देखा 5 साल तो मेरे को एकदम से लगा कि ये कार्यकाल होगा। काली मिट्टी के बारे में कौन से कथन गलत है भाई, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है। दक्कन के पठार के किनारे और काली मिट्टी के बारे में तो एनसीईआरटी में स्पेशल दिया हुआ है, पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। दक्कन के किनारे बिल्कुल सही। फॉस्फोरस की भरपूर मात्रा, फॉस्फोरस की मात्रा ही तो नहीं होती इसमें। नमी धारण करने की क्षमता अच्छी होती है, दरार पड़ जाती है, बिल्कुल 3 सही है, दूसरा वाला गलत है। बीती रात इमरजेंसी में लाए गए मरीज की जान बच जाती यदि कुछ समय पहले सर्जरी कर दी जाती। जीवित रहने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, बिल्कुल गलत। मरीज को देर से अस्पताल लाया गया था, ये सही है ना, कुछ देर पहले ले आते तो बच जाता मामला, तो ये निष्कर्ष दूसरा सही लग रहा है केवल। मिश्र धातु में क्या है भाई, 15% चांदी है, किसी भी भार, मिश्र धातु के किसी भार में 51 ग्राम चांदी है, तो दूसरे धातु की मात्रा बतानी है। 15 ग्राम तो भाई उसमें चांदी होती है, सिल्वर होता है, और अदर कितना होगा फिर, 85 ग्राम होगा। बोला है कि अगर इसका रेशियो देखें, 5 या 15, 5 7 35, 51 ग्राम चांदी है तो इंटू 17 है ना, 51 ग्राम चांदी है मतलब इंटू 17 है, तो इसको भी इंटू 17 करना पड़ेगा, और 17 का स्क्वायर होता है 289, ऑप्शन नंबर ए। ये तो पूछा है दूसरी वाली धातु कितनी होगी, इजी क्वेश्चन। क्या बोला, उस निम्न आकृति में किसी भाग में सन्निहित होगा, ये वाली आकृति किसमें सन्निहित है ये दिखाना है, ये देखना है। तो भाई इसमें देखें तो पहले वाले में दिख रहा है कि एंड में नहीं जा रहा ना, ये एंड में आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है कि एंड में आ रहा है, ये रहा, ऐसे बन रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये तो आई थिंक दूसरा वाला ही सही लग रहा है। चलिए, टाइम का इशू है थोड़ा, जल्दी जल्दी चलेंगे। चलिए, ए बी सी बिंदु बी समकोण है, तो ए बी सी में बिंदु बी समकोण है भाई, ए बी और सी। बी सी 15 है, ए बी कितना है 8 है, तो ए बी सी के भीतर वृत्त उत्कीर्ण किया गया है, तो ए बी सी के अंदर एक सर्कल बनाया गया है, इसकी त्रिज्या आपको पता है, इनर सर्कल की त्रिज्या समकोण में क्या होती है, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2, ये रेडियस होती है इनर सर्कल की। यहाँ पे सी होता है डायगोनल, जो घटाया जाता है वो होता है डायगोनल। ये 15 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, 7 8 15 होता है ना, तो सॉरी ये 13 होगा, सॉरी। ए बी क्या दिया गया, बी सी 8, ये 13 होगा ना, 225 में से 64 घटाएं तो कितना आएगा, एक, और ये कितना आएगा अरे शिट, ये 15 तो भाई सम होना चाहिए ना इनका, तो फिर 8 8 64, 5 4 9, 6 7 8, 289, 17 होता है, सॉरी मैं कह रहा
तेरा कर्ण तो बड़ा होना चाहिए ना। तो ये 17 होगा, ये है ना। बी सी, ए बी सी, ए बी सी, बी समकोण है, ठीक है। बी सी 15 सेंटीमीटर है, ए बी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। तो ए और बी ये वाली छोटी भुजाएं होती हैं, तो 15 और 8 कितना हो गया, 15 5 20 और 3 23, माइनस सी कितना है 17 अपॉन में 2, तो कितना बचा 6, 6/2 कितना हो गया 3। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। टाइम कम, जल्दी जल्दी से चलेंगे आगे हम। 1943 में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? पता नहीं यार, तुक्का मारते पुणे लगा देते हैं ना। मुझे पता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मुरुगप्पा गोल्ड कप किससे रिलेटेड है? ये है हॉकी से रिलेटेड। दर्पण, मिरर इमेज बनानी है, तो मिरर इमेज के लिए भाई सबसे पहले ऑप्शन से चेक करते हुए चलेंगे। के से शुरू करना है, तो के उल्टा बनेगा, तो के ऐसे बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा। उसके बाद क्यू, क्यू क्यू सब में सेम है, जेड सब में सेम है, 3 सब में सेम है, यहाँ पे अलग है, ये। तो भाई यहाँ पे क्या 9 है, तो 9 का उल्टा क्या होगा, ये 9 होगा ना, 6 नहीं होगा ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपको करना है, बाकी सारे मॉक्स में भी मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि किस सवाल को किस तरीके से आपको करना है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह विवाह के अग्रदूत हैं। अपनी पत्नी के साथ पूना में लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय शुरू किया, लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया था भाई ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने। वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठने वाले हैं यार, ये तो करते हैं चलो। वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र के मुख करके बैठे हैं, उनमें से कुछ लोग कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं पर बैठे हैं, ठीक है। एच किसी एक भुजा पर बैठा है, तो मैंने एच को बिठा दिया यहाँ पे। सी के ठीक प्रतिमुख है, तो सी इसके जस्ट सामने है। जी एच के दाएं से दूसरे स्थान पे, दाएं से दूसरे स्थान पे जी आ गया। जी एच के दाएं से दूसरे स्थान पर, और सी के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो सी के बाएं से दूसरे स्थान पे है, बिल्कुल है। ई जी के ठीक प्रतिमुख है, तो ई जो है वो जी के ठीक प्रतिमुख है, तो ई यहाँ पे आ गया, ठीक है। बी एच के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, बी एच के दाएं से तीसरे स्थान पर बी यहाँ बैठा है। और ए के ठीक प्रतिमुख है, तो ए इसके सामने बैठा है यहाँ पे। सॉरी। जी और एच दोनों के निकट, दोनों जी और एच दोनों डी के निकटतम पड़ोसी हैं, तो जी और एच डी के निकटतम पड़ोसी पड़ोसी हैं, बिल्कुल। एफ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एफ कहाँ है भाई, एफ कहीं नहीं बैठा, तो एफ को यहाँ बैठा देंगे। तो एफ डी के ठीक प्रतिमुख है, बिल्कुल सही है। बी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बी बैठा है, बिल्कुल ठीक। ई और सी एफ के निकटतम पड़ोसी हैं, बिल्कुल ठीक। एच एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर, एच एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो ये वाला गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां हथकरघा दिवस उपलक्ष्य में हथकरघा प्रदर्शनी का नाम क्या है? ये भी नहीं पता भाई, हैंडलूम उससे रिलेटेड होता है, तो मैं तुक्का मार रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं? तो भाई इसको एज इट इज ऐसे लिखना होता है, ये रेलवे के बहुत बार आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनके नीचे इनकी वैल्यूज लिख लो, पी क्यू आर 5, ये एस कितना है 19, ई 5, एन 14, सी 3, ई हो गया फिर से 5। अब यहाँ से शुरू करना होता है आपको कि इनके बीच में, जैसे मैंने देखा 16 से 18, इनके बीच में गैप कितने का है, 0 का होना चाहिए अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखें। तो अगर मैं देखता हूँ 16 से 5, तो इनके बीच में गैप 1 का होना चाहिए, तो नहीं है। फिर मैं देखता हूँ 16 से 19, तो 16 17 18 19, ये पहला पेयर मिल गया हमें कि इनके बीच में उतना ही गैप है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होना चाहिए, तो एक पेयर मिल गया। फिर मैंने देखा 16 से 5, गैप सही है क्या, नहीं, 3 का होना चाहिए, तो 14 15 16 2 का गैप है, नहीं। 3 से 16 नहीं, 5 से 16 बिल्कुल भी नहीं। अब दूसरे वाली ऐसे ही इन सबको चेक करना है। 18 से 19 एक का गैप होना चाहिए था, नहीं है यहाँ पे। 18 से 5 नहीं, 18 से 14, 14 15 16 17 18, ये वाला दूसरा पेयर मिल गया मेरे को। इनके बीच में कितने का, 3 का गैप है, और 3 का ही गैप होता है अल्फ़ाबेटिकली अगर देखा जाए अरेंज करके। तो 18 से 3 है क्या, नहीं। 18 से 5 है क्या, नहीं। अब यहाँ 5 से देखो, 5 से 19 नहीं, 5 से 5 नहीं, 5 से 14 नहीं, 5 से 3 4 5 नहीं, 5 से 5 बिल्कुल भी नहीं। अब 19 से देखो, 19 से 5 नहीं, 19 से 14 नहीं, 19 से 13 नहीं, 19 से 5 बिल्कुल भी नहीं। अब 5 से 14 नहीं, 5 से 3 3 4 5, तो यहाँ पे ये वाला तीसरा पेयर मिल गया मेरे को। फिर 5 से 5 नहीं, 14 से 3 नहीं, 14 से 5 नहीं, और 3 से 5 भी नहीं। तो 3 पेयर ऐसे हैं जो उसी उसी मतलब पेयर बनाते हैं जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हैं, ठीक है, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आएंगे जितने ABCD में आते हैं, ठीक है। चलिए इनको जल्दी जल्दी से देखते हैं क्या है। तो पहली से पहली ऐसे ऐसे सीरीज बनाना होता है इसको, ठीक है। तो
क्या बन रहा है इसमें? लास्ट वाले को देखें, बी सी डी ई एफ जी एच, एंड में एच आना चाहिए, तो ये गलत, ये गलत। आई जे के, हाँ ठीक है, एंड में एच आना चाहिए। अब इसमें अलग क्या है, सेकंड लास्ट, तो आर से ओ, ओ से आर आना चाहिए, तो यहाँ से एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो एल आना चाहिए लास्ट में यहाँ पे, तो यहाँ एल आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट करना है। इस तरीके से एक सीरीज को चेक करना है, ठीक है। 5 पुरुष या 10 महिलाएं एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष बराबर हैं 10 महिलाओं के, क्योंकि या बोला है इसने, तो 5 पुरुष उतने काम कर सकते हैं जितना 10 महिलाएं कर सकती हैं। तो एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 5 पुरुष, ये ये 1 और 2, तो भाई पुरुष की एफिशिएंसी है 2 और महिला की एफिशिएंसी है 1, ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई। तो 5 पुरुष कितने दिन में काम पूरा करते हैं? 20 दिन में। तो 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करते हैं? एक पुरुष 2 काम करता है, तो 5 पुरुष 10 काम करते हैं एक दिन में, और इंटू 20 दिन में काम पूरा हो गया, तो 200 काम हो गया पूरा, ठीक है, 200 है पूरा वर्क, टोटल वर्क। 3 पुरुष, तो 3 दूनी 6, 6 काम करेंगे। 4 महिलाएं, तो 4 एकम 4, 4 काम करेंगे। तो कुल मिला के 10 काम कर रहे हैं, और काम कितना करना है इनको? 200, तो ये 20 दिन में पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, ठीक है। कदम्ब राजवंश आधुनिक देश का एक प्राचीन शाही राजवंश था। नहीं पता भाई इसके बारे में। 6 स्तंभ लगे हुए हैं, चलिए यार इसको भी कर ही लेते हैं, हालांकि बहुत लेंदी सा दिख रहा है। पी क्यू के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है, तो पी क्यू के दक्षिण में कितना है? 60 मीटर की दूरी पर है। टी एस के उत्तर में, टी और एस नहीं दिख रहे, यू एस नहीं दिख रहे, क्यू एस दिख रहे हैं। क्यू एस के पश्चिम में, तो एस के पश्चिम में क्यू कितना है? 70 मीटर की दूरी पर है। आर एस के दक्षिण में, तो एस के दक्षिण में आर है 60 मीटर की दूरी पर। क्यू और यू, अब आगे वापस चलते हैं, कहाँ थे हम? यहाँ पे थे। टी एस के उत्तर में, तो टी जो है वो एस के उत्तर में है कितना? 110 मीटर की दूरी पर, ठीक है। यू एस के पूर्व में, तो एस के पूर्व में है यू, कितना? 40 मीटर की दूरी पर, ठीक है। पूछा गया इसने क्यू और यू के बीच सीधी दूरी, क्यू और यू के बीच 7 4 11, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। चलिए, टाइम का इश्यू थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाया आज भी, तो इस वजह से। 5 दिवसीय साप्ताहिक कार्य कर्मचारियों के तनाव को कम करेगा, ये कथन है, इससे क्या क्या एजम्पशंस बनाई जा सकते हैं? कर्मचारी हमेशा हमेशा एक्सट्रीम होता है, तो गलत ही होगा। स्वयं की समस्याओं का के कारण तनावग्रस्त रहते हैं, कंक्लूजन नहीं होगा, गलत। 5 दिवसीय सप्ताह कार्य नया वैश्विक प्रचलन है, इस से तो मुझे कहीं तक ये नहीं समझ में आ रहा कि ये एजम्पशन बनाए जा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से दोनों में कोई भी सही नहीं है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। यदि प्राकृत संख्याओं इतने इतने को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है, तो इन सभी संख्याओं सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने सबसे छोटी संख्या देखी 63 ऑप्शंस में से, तो अगर मैं 3 से 63 को विभाजित करूं तो 2 शेषफल बचेगा क्या? नहीं, तो 63 नहीं हो सकती, इससे बड़ी ये देखिए। 3 से विभाजित करूं तो 2 बचेगा, 8 से 14 बिल्कुल। 4 से करूं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 बचेगा, ठीक है। 6 से 6 चौक 24 बिल्कुल बचेगा। 7 से 7 एकम 7 दूनी 14 बिल्कुल। तो ये ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिससे सबको विभाजित करके देख रहा हूँ, तो 2 शेषफल बच रहा है। ऑप्शन से चेक करिए, बेफिजूल में टाइम खराब मत करिए। क्या है ये? इस तरह का डायग्राम बार बार आता है, देखो इसमें क्या होता है, ये पूछा होगा इसने एक ना एक, इसकी लंबाई बी डी की पूछी है, तो बी डी। आपको पता है ये क्या होता है? देखो, सबसे बड़ा ए डी इंटू बी डी बराबर होता है डी ई का स्क्वायर। रट लो इसको, इस वाले डायग्राम को आते ही आता है सवाल, ठीक है। तो ए डी कितना है? ए डी दे रखा है क्या इसने? नहीं दे रखा, तो ए डी नहीं दे रखा। ए बी दे रखा है 5, और डी ई दे रखा है, तो डी ई दे रखा है 6, ठीक है। पूछा गया है बी डी, हाँ बी डी पूछा है ना, हाँ बी डी पूछा है। तो भाई ये मैंने गलत लिख दिया क्या? ए डी इंटू बी डी बराबर डी का स्क्वायर, तो ए डी कितना हो जाएगा? 5 प्लस बी डी, है ना, 5 प्लस बी डी हो गया ये, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, इंटू बी डी बराबर 36 हो गया ये, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन से बन गई भाई, मैंने गलत लिख दिया क्या? ए बी इंटू, और यार टाइम ज़्यादा जा रहा है, इसको अभी देखते हैं थोड़ी देर में। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन टाइम की वजह से पता नहीं क्या ही हो जाता है। बसंत, ग्रीष्म और वर्षा भारत के डैश नाम है, तो ये तो ऋतुओं के नाम है ना, तो ऋतुओं के नाम है। आरेख का चयन करना है, सबसे बेहतर रूप से दर्शाता है पुरुष, उद्यमी और परोपकारी।
सबसे पहली चीज मैंने बार बार आपको बताया, चेक करो कि तीनों एक व्यक्ति हो सकता है क्या? पुरुष हो सकता है उद्यमी, बिल्कुल। परोपकारी भी हो सकता है, बिल्कुल। तो क्रॉस वाला डायग्राम सबसे ज्यादा सटीक होता है इसके लिए। मैं और कुछ चेक ही नहीं करता। संपादक समाचार पत्र, तो संपादक समाचार पत्र में होता है, तो वास्तुकार डिजाइन में होता है क्या? नहीं। बावर्ची खाने में होता है? नहीं। संपादक समाचार पत्र से रिलेटेड है, तो भाई बावर्ची होना चाहिए यहाँ पे, कवि होना चाहिए यहाँ पे। फसल से रिलेटेड है किसान, किसान फसल से रिलेटेड है, तो ये होना चाहिए ना। संपादक पहले आएगा तो किसान पहले आया, फसल बाद में, तो यहाँ पे कवि पहले आता, बावर्ची पहले आता। आई थिंक ये होना चाहिए। बाकी देखते हैं। तीसरा संस्करण कहाँ पे है मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेट्स सी। फोर्स को ये लिखते हैं तो फोर्स F6 15 R 18 3 5, ठीक है। 11 8 19 20 22 5 27 2 3 4, बिल्कुल सही। G R E E 10 हो गया, N 14 हो गया, 8 7 15 4 19 1 2 3 4 49, बिल्कुल सही है। तो टाइम भी कम बच रहा है तो इसने सवाल भी आसान दे दिया। अरे यार ये इतना बड़ा दे दिया। FKL तो 12, 1 TUV 2 15 TU 21 RST और ये हो गया। 6 7 8 9 10 11 5 16 17 3 20 5 25, एंड में 5 आएगा, इसी में आ रहा ऑप्शन नंबर C। टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फूलों में मादा और नर जीन के अंडाणु और डैश कहा जाता है। मादा में अंडाणु और नर में क्या होता है भाई? स्त्री केसर पुंकेसर होता है, पुंकेसर होता है ना। तो नर में तो आई थिंक परागकोश होता है, तो शायद परागकण हो, आई थिंक व्यक्ति। सिजदा और पाइबोस सबको पता है, बलबन ने किया था ये शुरू। हल करना है भाई, इसको हल कर दो। सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया? 9 7 16 में से 80 गया 80, इसमें से 270 में से 80 गया 190, और 510 में से 190 गया कितना? 0 9 2 11 320। तो भाई इसमें से 320 घटाएं तो कितना बचेगा? 0, 5 भी 2 गया 3 2 2 2 2 3 0 2 2 3 0, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 20 रुपये कम हो जाए तो लाभ 40% हो जाएगा। क्रय मूल्य प्रारंभिक क्या था? तो छोटी छोटी सी वैल्यू में तो ऑप्शन में पुट करके देख लेता हूँ। अगर मैं 80 रुपये मानूँ, इसको 20% के लाभ पर बेचूँ तो कितने रुपए बेचूंगा? ये CP है और ये SP है। 20% इसका कितना हो गया? 16 पंजे 80, तो 96 हो गया। इसको मैंने 20 कम किया, इसको भी 20 कम कम किया, तो ये हो गया 76। तो इस पे कितने का? 16 रुपये का लाभ हो रहा। 16 इसका 40% है क्या? नहीं। तो मैंने 50 60 मान लिया। अब 60 रुपये माना, तो इस पे 20% का लाभ दिया, तो कितने का बेका मैंने? 75 का बेका, है ना? नहीं सॉरी, 72 का बेका। तो ये 12 आ गया इसमें, तो ये 6 कम 6 6 दूनी 12, तो ये 20% का लाभ हुआ। सॉरी, अगर मैं इसको 60 रुपये कम, अरे यार क्या है ये, 60 से 72 पे बेच रहा हूँ, तो 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने 40 कर दिया इसको और इसको 20 कम कर दिया, तो ये 52 कर दिया, तो ये कितने का लाभ हो रहा है? 12 रुपये का। तो ये कितने का आ गया? 4 एकम 4 4 तिया 12, 30% है, तो ये भी नहीं होगा। आई थिंक अगर इस पे 30% है तो 40 पे 40% आना चाहिए। तो देखें 40 और इसका 20% कितना होगा? तो 8 48 रुपये का बेका। अगर मैं इसको 20 रुपये कम में बेचता हूँ, 20 रुपये कम में ही खरीदता हूँ, 20 रुपये कम में ही बेचता हूँ, तो 48 हो गया। ये 8 आ गया, 4 दूनी 8 4 पंजे 20। तो ये वाली वैल्यू वो होगी, मैंने ऑप्शन में पुट कर करके देख लिया, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू है जिसपे इस वाली सिचुएशन में 40% लाभ होगा। सहायक संधि प्रथा के शर्तों में शामिल नहीं था। अपने सहयोग की सुरक्षा करेंगे, बिल्कुल। अन्य शासकों के साथ समझौता करने या युद्ध में भाग लेने के लिए स्वतंत्र था। सहयोगी युद्ध में भाग लेने के लिए स्वतंत्र था, ये गलत था। उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। सैन्य दल तैनात रखता था, बिल्कुल। रख रखाव के लिए संसाधन उनसे लेते थे, राजाओं से, बिल्कुल ये सही है। हम्म। सभी P G हैं, कुछ G B हैं, तो कुछ G B हैं। सभी B C हैं, तो सभी B C हैं। सभी P के C होने की संभावना है, सभी P के C होने की संभावना है। हो सकता है P यहाँ पे, वो संभावना हो सकती है, कह नहीं सकते, हो सकती है। कुछ P B है, कुछ P B है, ये गलत है। P और B का डायरेक्ट कनेक्शन तो दे नहीं रखा। कुछ C G है, कुछ C G है, ये वाला सही है। कुछ G P है, कुछ G P है, ये भी सही है। तो आई थिंक पहला तीसरा और चौथा होना चाहिए। लेट्स सी। पहला क्या पूछा है इसने?
कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता? तो पहला तीसरा चौथा तो करता है, दूसरा नहीं करता। आई थिंक हाँ, बिल्कुल ठीक। आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो सबसे छोटी तीन संख्याओं का औसत इतना है, सबसे बड़ी तीन संख्याओं का औसत इतना है, दी गई संख्याओं का परिसर ज्ञात करना है। एक बार देखें आगे देख लेते हैं क्योंकि टाइम खराब होगा। ये भी मैथ्स का सवाल आ गया, टाइम की वजह से मैं नहीं समझा पाया। स्वराज स्वशासन का दावा करना 1906 में कांग्रेस के मंच से किसके द्वारा किया गया था स्वराज का? 1906 में कौन था कांग्रेस का? 1906 में थे दादा भाई नौरोजी। कोई भी देश इन दिनों आतंकवाद से मुक्त नहीं है। इन दिनों देशों के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया, ये सही बात है, इसीलिए शायद ऐसा नहीं है। देश और उसके लोग आलसी हो गए, ये गलत है। आई थिंक पहला सही होना चाहिए इसके लिए। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अरे यार, इसमें भी देखना पड़ेगा, देख लेते हैं ना पहले। छोटे छोटे सवाल जीएस के जोन से हैं वो देख लेते हैं। विनोबा भावे ने किया था भाई व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ए का 2 होना चाहिए, तो ये तीसरा और चौथा गलत। बी का तो 3 है ही, सी का देखें क्या है, महात्मा गांधी ने क्या किया था, चंपारण सत्याग्रह, तो सी का 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, मुझे इसके बारे में नहीं पता। लिब्रो शब्द का यूज किया जाता है भाई, आई थिंक वॉलीबॉल में किया जाता है लिब्रो शब्द, आई थिंक। भाई यार ये तो ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे को आपको समझाने थे, बट ऐसे क्वेश्चंस तो समझाने होते हैं, नहीं कर पाए, लेकिन टाइम का इशू हो रहा है। तो अब देख लेते हैं भाई, जो जो भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं इतनी सी देर में। तो क्या हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन, देखें। और कौन सा हो सकता है इसमें, इसको ही देख लेते हैं अगर दिख रहा है तो कुछ लॉजिक। 5 7 3 11 नहीं हो रहा ना, 7 और 2 9, और 106 हो रहा है, इसका डबल 6 3 9 98, डबल बीच वाले का डबल है, बाकी सबका सम। तो इसमें करके देखो, 9 दूनी 18 आना चाहिए यूनिट डिजिट, 6 और 1 7 आ रहा है, नहीं हो सकता। 4 दूनी 8 आना चाहिए, आ रहा है, लेकिन ये 6 2 8, 80 84, ये नहीं हो सकता। 10 आ रहा है, 80, इसका डबल ये है, बिल्कुल ये हो सकता है। और क्वेश्चंस कहाँ गए, और क्वेश्चंस कहाँ गए? क्वेश्चन नंबर 93 92 ये रह गया, 84 रह गया। भाई टाइम की वजह से ये ना समझाते समझाते, और पेपर आज आई थिंक मुझे थोड़ा सा लेंदी लगा, थोड़ा सा लेंदी था पेपर, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग में थे। तो बाकी समझाते समझाते भी थोड़ा सा उस वजह से। हाँ हाँ, बट हमारे इस बार हमने, क्योंकि वही तुक्के उक्के भी थोड़े कम लगे हैं, तो मार्क्स फिर भी हमारे अच्छे ही आए हैं, 84 समथिंग। बट क्वेश्चंस यार जो मैं समझाना चाहता हूँ वो क्वेश्चंस छूट जाते हैं ना मैथ्स के, तो वो दिक्कत है। आई थिंक मैं ऐसा करता हूँ अभी ना, इसके जस्ट बाद ना मैं फ़ोन में चेक करता हूँ, फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेता हूँ, और उसको और उन मतलब स्क्रीनशॉट लेके, बढ़िया स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखेगा मेरे को तो अभी, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे। तो क्या किया जाए उन क्वेश्चंस का? तो भाई आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा करेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चंस छूट गए और इसके एनालिसिस के साथ, जब भी इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कब आएगा इसका? इसका रिजल्ट आएगा भाई 10 मार्च को, और आज क्या है, 10 मार्च है, यानी कि आज रात को इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जब भी इसका रिजल्ट आएगा आज रात को, मैं जब वीडियो डाल दूंगा ना, अभी शाम को शायद वो वीडियो आएगी, तो इसके साथ ही में जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो जो भी हमारे क्वेश्चन गलत हैं वो, प्लस प्लस जो हमने टाइम की वजह से क्वेश्चंस छोड़ दिए उनको अच्छी अप्रोच के साथ मैं सॉल्व करा के एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है? या फिर अभी, हाँ, ये भी तो हुआ है ना, मैंने ये इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड की है, ये ठीक है, ठीक है। इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो चुकी है ना, तो वहीं से मैं स्क्रीनशॉट लेके उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी इसके एंड में ही डाल दूंगा, ठीक है, ठीक है, मेरे दिमाग में आ गया। न- न- इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में से मैं स्क्रीनशॉट लेके उनके सॉल्यूशंस को भी अभी इसके बाद में ऐड करने वाला हूँ, तो अभी आप उसके सॉल्यूशन देखोगे अब, ठीक है? तो भाई एक क्वेश्चन हमने ये स्किप किया था, तो इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है? तो इसने क्या बोला था, इसमें 3 मीटर व्यास और 14 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया। तो अब आराम से करेंगे, टाइम का थोड़ा वो कोई इश्यू नहीं है, मेन पर्पस है कि आपको समझाना, ठीक है? 3 मीटर व्यास और 14 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा गया है। तो भाई ये हमारा कुआं हो गया एक, ये खोद दिया, तो सिलेंडर शेप में हो जाएगा ना ये। तो इसकी गहराई कितनी है? 14 मीटर, और 3 मीटर इसका व्यास है, डायमीटर है, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी? 1.5, ठीक है?
ये इसकी रेडियस होगी। सवाल पढ़ें तो इसने कहा कि तटबंध बनाना है एक, यानी इसके आसपास ना एक ऐसे इस शेप में ना तटबंध बनाना है। तो अभी मैंने इंग्लिश में देखा तो वृत्ताकार घेरा, मतलब ये जो रिंग है ना, रिंग टाइप में ये बनाना है। आप समझ पा रहे हो? ऐसे जो कुआं बना है ना, उसके साइड में ऐसे करके ऊंचा सा एक वो बनाना है। ठीक है, साइड साइड में। अच्छा, आपने वो देखा होगा स्पीकर वाला चुंबक, देखा है आपने? स्पीकर वाला चुंबक आता है ना गोल गोल ऐसा, ऐसे करके मोटा मोटा सा वो, तो उस शेप का बनाना है, वैसा शेप समझ लो। ठीक है, तो उसने ये बोला है कि उस तटबंध की ऊंचाई बतानी है। और जो ये बनाना है ना तटबंध, ये इतने ही मिट्टी से बनाना है जो निकाली गई मिट्टी है। तो यानी इस तटबंध का जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो निकाली गई मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, बट तटबंध में वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप तटबंध का? क्योंकि तटबंध जो है वो भी है तो सिलेंडर का शेप का, लेकिन उसमें बीच वाला खाली है और साइड साइड में है। समझ पा रहे हो ना आप, जैसे चुंबक होता है। तो इसका वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे कि बड़े वाले बेलन का आयतन, जो बाहर वाला बेलन है, बड़े वाले बेलन का आयतन माइनस अंदर वाले बेलन का आयतन, तो ये इस वाले बेलन का आयतन आ जाएगा। और इसने ये भी बोला, इसने 4 मीटर चौड़ाई वाली घेरा बनाया है। तो ये जो हमें पता है अंदर कुएं का है, ये है 1.5, और इसमें 4 मीटर चौड़ा है। तो यानी बड़े वाले का, जो बड़े वाला सिलेंडर होगा ना, उसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा? 5.5। भाई बाहर जागरण शुरू हो चुका है, तो आई थिंक साउंड आ रहा होगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा बैकग्राउंड नॉइज हटाया जाए। अब देखते हैं कितना साउंड रह जाता है। तो ये बड़े वाले बेलन का हो गया रेडियस, और ये 1.5 छोटे वाले बेलन का है ना। तो बड़े वाले बेलन का, अब आपको पता है बेलन का आयतन क्या होता है, एक बार इसका कलर बदलते हैं ना। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई बड़े वाले आर स्क्वायर एच, बड़ी वाली एच, माइनस पाई छोटे वाला आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो ये हो गया इनका आयतन, और एच ही बतानी है। बट ये वाला जो आयतन है ना, जो हमने ये इसका निकाल लिया आयतन, ये बराबर है इस मिट्टी का आयतन। तो मिट्टी का आयतन क्या हो गया? इस सिलेंडर का आयतन। ये सिलेंडर की शेप का ही तो निकाला है ना खुद के। तो इसका आयतन कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 14। ठीक है, तो भाई इसको ही सॉल्व करना था बस। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, इसको किसको कॉमन ले? पाई को बाहर अगर कॉमन लेते हैं, ये बाहर आ गया पाई, ये जो पाई है बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा? आर स्क्वायर एच। और एक सेकेंड, एच भी तो इनकी सेम होगी ना, ऊंचाई तो दोनों की समान है, तो एच भी बाहर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एच भी कॉमन आ जाएगा पाई के साथ साथ, तो इसको ऊपर लिखता हूँ मैं। ठीक है, ये वाली चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर। तो भाई पाई कॉमन आ गया बाहर, और एच कॉमन आ गया, क्योंकि एच तो दोनों की सेम है, बाहर वाले और अंदर वाले की। अंदर क्या बचा? बड़ी वाली आर स्क्वायर माइनस छोटी वाली आर स्क्वायर। ठीक है, इनमें से कॉमन लेने के बाद, तो भाई बड़ी वाली आर कितनी है? ये हो गई अपनी 5, 5.5, 5.5 का स्क्वायर, और माइनस छोटी वाली आर कितनी है? 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी से आप सॉल्व कर सकते हो, तो एक बार ए प्लस बी, तो 5, 6 और एक 7, इंटू एक बार ए माइनस बी, तो 4 और एक 5, 4 आ गया। ठीक है, 7 चौक 28, तो इसकी वैल्यू आ गई 28। ठीक है, तो भाई यहाँ थोड़ी सी खिचड़ी पक चुकी है, बट आपको थोड़ा सा टॉयलेट इस तरीके से करना होगा जब तक कि आप थोड़ा सा चैनल को ग्रो नहीं करा देते। तो यहाँ पे आ गया पाई एच इंटू 28। ठीक है, बराबर किसके है? इसके। ये बराबर है इसके, है ना, मिट्टी के वॉल्यूम के। देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? ये 28 यहाँ पे इंटू में, तो ये 28 नीचे किस में आ जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, तो मैंने इसको काटा, 4 एक 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो 2 जीरो हटा के नीचे 2 जीरो लगा दी, ये पॉइंट हट गया। तो भाई ये कितना हो गया? 15 15 225, 15 का स्क्वायर, ये फ्रैक्शन में दे रखा है आंसर। ठीक है, तो ऊपर आ गया 15 का स्क्वायर 225, नीचे आ गया 200, तो 25 अठे 200, 25 निम्मा 225, तो इसका आंसर आ गया 9/8। ठीक है, तो ये था इस सवाल का आंसर। ठीक है, अगर हम तभी करते इस सवाल को, कितना लेंदी हो जाता, समय और कम हो जाता। ठीक है, हालांकि मैं समझाते हुए चलता हूँ, इस वजह से ज़्यादा समय लगता है, वरना तो इतना भी नहीं था कि पेपर टाइम में पूरा ना हो पाए। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला था। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे गलती, हमने लिखा था कि ए डी इंटू बी डी
इज इक्वल टू होता है DE² के। इस वाली फिगर को याद रखना, इस फिगर में यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने क्या किया था, AD की वैल्यू नहीं दे रखी ना इसमें, AD की वैल्यू नहीं दे रखी, AB दे रखा है 5 और BD पूछ रहा है क्या है, और D दे रखा है 6, ठीक है। तो AD की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 5 + BD, ठीक है। मैंने अभी यही देखा, पहले मैंने चेक कर लिया से मैंने गलती क्या की थी, उसके बाद मैंने पहले इसको पढ़ के चेक किया है कि मैंने क्या गलती की थी, फिर आपको समझा रहा हूँ ताकि टाइम खराब ना हो, ठीक है। इंटू हमने BD किया था, तो BD की वैल्यू नहीं पता, तो इंटू BD, ठीक है, बराबर DE² यानी कि 36, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम कर रहे थे, तो हम सही ही कर रहे थे, फिर मैंने पता नहीं क्यों बीच में क्या किया, समझ नहीं आया कुछ। तो शायद मैं इसलिए डर गया कि यहाँ पे डर गया मतलब, इसलिए मैं थोड़ा सा वो हो गया था कि एक तो 9 मिनट बच रहे थे यहाँ पे, है ना। मैंने कहा यार ये तो 5D + BD² हो जाएगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, टाइम खराब होगा। बट यार हम ऐसे नहीं करते हैं, भूल गया था मैं अपने आप को, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन पुट करके देखेंगे ना, BD की एक्चुअल वैल्यू क्या है, यही तो पूछा है, ये ऑप्शन में से तो एक होगी, BD की वैल्यू होगी। अगर मैं BD की वैल्यू यहाँ 6 रखता हूँ, यहाँ भी 6 रखनी पड़ेगी, 11×6 = 66 हो जाएगा, नहीं। BD की वैल्यू 4 रखता हूँ तो 5×4 = 9, 9×4 = 36, बिल्कुल सही। तो यानी कि BD की वैल्यू 4 रखने पर ये सेटिस्फाई करेगा। तो मुझे इक्वेशन बनाने की जरूरत क्या है, यही चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ बार बार कि ऑप्शन से करो ना आंसर, खत्म काम। तो ये वाला क्वेश्चन था, तो इस चीज़ को याद रखना, देखो ये चीज़ याद रखना आप बस, ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमने जो एंड में छोड़े थे, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला था, है ना, जो हमने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि टाइम कम था, है ना, आगे चले गए थे हम। तो इसने बोला है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित चार संख्या आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है, ये छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर सबसे बड़ी ऐसे। तो सबसे छोटी तीन संख्याओं का एवरेज तो 18 है, और तीन सबसे बड़ी संख्याओं का एवरेज 22 है। मतलब ये कहना चाह रहा है शुरू की जो तीन है ना, ये तो सबसे छोटी है तीन, इनका एवरेज 18 है। तो अगर मैं ये कहूँ कि W + X + Y, अगर इनका एवरेज 18 है तो इनका सम 54 होगा ना, 18×3 = 54। तीन संख्याओं का एवरेज 18 है तो 18×3 = 54 इनका सम होगा, बिल्कुल सही। एंड ये तीन तीन बड़ी संख्याओं का एवरेज, यानी कि ये वाली तीन जो बड़ी संख्या है इनका एवरेज 22 है। तो अगर मैं ये कहूँ कि X + Y + Z की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 22×3 = 66। मैं ये कह सकता हूँ ना, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब मैं यहाँ पे ये देखूँ कि यहाँ पे भी एक्स और वाई है और यहाँ पे भी एक्स और वाई है, अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ, 66 इसकी वैल्यू है, 54 इसकी वैल्यू है, तो इस वाली इक्वेशन में से इसको घटाता हूँ तो बचता क्या है, 12। 6 में से 4 गया 2, 1, तो 12 बचता है, और इसमें से इसको भी घटाना पड़ेगा। तो जब मैं इसमें से इसको घटाता हूँ, जैसे मैंने कहा W + X + Y, ठीक है, इसमें से मैं किसको घटा रहा हूँ, X + Y + Z, इसको घटा रहा हूँ तो क्या मिल रहा है मेरे को, 12 मिल रहा है ना इस इक्वेशन में से इसको घटाने पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक बार कलर बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचा W + X + Y, अभी माइनस प्लस माइनस एक्स, ये -Y और ये -Z, बराबर 12 हो गया, ठीक है। अभी X से X खत्म, +Y से -Y खत्म, अब W - Z आ गया यहाँ पे, बराबर 12, है ना। तो W - Z 12 आ गया, और यही पूछा है, क्या पूछा है इसने, रेंज पूछा है। परिसर, परिसर क्या होता है, सबसे छोटा माइनस सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तो सबसे बड़े में से W - Z आ रहा है ये। छोटे में से बड़ा घटाएंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। ये मैंने इसमें से इसको घटाया, तो पहले इसको लिखना चाहिए था, गलती हो गई। नीचे वाला पहले, ये वाला पहले लिखना चाहिए था। जब भी मैं कहूँ कि W में से Z नहीं जाना चाहिए, Z में से W जाना चाहिए, तो ये वाली चीज़ पहले आनी चाहिए थी ना। जैसे मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ तो यहाँ -12 बचेगा, ठीक है। तो -12 तभी तो बचेगा जब छोटी में से बड़ी को घटा रहा हूँ। समझ पा रहे हो बात को, आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो मैंने यहाँ ये गलती कर दी कि इस वाली में से इसको घटाना था, और मैंने क्या कर दिया, इस वाली में से इसको घटा दिया, ठीक है। तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो 12 बचना चाहिए, और यही चीज़ पूछा था, सबसे छोटी में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी का डिफरेंस पूछा था, यही तो होता रेंज, सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी। तो इसका ये क्या आ गया हमारा, 12। तो ऑप्शन नंबर B इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा छूटा था हमारा। हाँ भाई, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन छूटा था हमारा, है ना। तो इसने बोला एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ देखने वाला, मीनार का उन्नयन कोण, तो अगर ये मीनार है तो प्लेटफॉर्म का उन्नयन कोण, तो प्लेटफॉर्म छोटा छोटा होगा ना, तभी तो प्लेटफॉर्म को ऊपर देखना पड़ रहा है, ऐसे उन्नयन कोण बनाना पड़ रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म है और ये मीनार है, ठीक है।
इसने बोला प्लेटफॉर्म के शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये उन्नयन कोण कितना हो गया, ये वाला 30 डिग्री हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भाई अब क्या है, क्या बोला इसने आगे, मीनार जो है वो 45 मीटर ऊंची है। तो ये वाली जो मीनार है ये 45 मीटर ऊंची है। ठीक है, प्लेटफॉर्म तथा मीनार के मध्य की जो क्षैतिज दूरी है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 40/√3। बिल्कुल ठीक है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बतानी है, यानी इसकी ऊंचाई बतानी है, ये वाली, ये चीज बतानी है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं कि भाई, ऐसे देखो एक बार, इस वाले को अगर मैं यहां से यहां मिला दूं, ऐसे मिला दूं इसमें, तो ये वाला क्या हो जाएगा, मुझे प्लेटफॉर्म की लंबाई चाहिए। तो नहीं नहीं भाई, रहने दो, फिर इसको भी छोड़ो ना, ऐसे क्यों करना, ऐसे ही रहने दो, कलर बदल देता हूँ। ऐसे करना ही क्यों, ऐसे ही रहने दो। मुझे ये तो पता चल रहा है कि ये वाली जो है ना, ये वाली लेंथ, ये वाली अगर मैं इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई को एक्स मान लेता हूँ, ये वाली लंबाई एक्स हो गई, तो ये वाली जो है ये वाली, खाली ये वाली कितनी हो जाएगी, 45 - x। तो ये हो गई मेरी 45 - x। ठीक है, क्योंकि टोटल टोटल पूरी 45 है। मैंने प्लेटफॉर्म ये वाली जो लंबाई है ये इसके बराबर यहाँ वाली होगी ना ये, तो मैंने इसको x मान लिया। तो 45 में से x गया तो 45 - x। नीचे वाला बेस तो यहाँ का भी यही है, तो यहाँ का भी यही होगा, तो ये वाली यहाँ की भी वैल्यू है। फिर वही चीज, सेम चीज, 10/30 की वैल्यू रखनी है आपको, क्योंकि लंब बटा आधार होता है 10। तो 10/30 दे रखा है, 10/30 होता है 1/√3। ये बराबर किसके रखना है आपको, लंब कितना है 45 - x अपॉन में 40√3। ठीक है, तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या होगा भाई, ये देखो, सॉल्व करते हैं इसको। 40√3, हालांकि इसको इधर लेके आएंगे ना, इनटू में √3 को, ये वाला इधर आएगा तो ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, नीचे बचा 40, तो ये 40 इधर चला जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 45 - 40 बराबर 5। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ पाए ना बात को आप। तो ये वैल्यू तो निकालनी थी, एक्स की वैल्यू ही। हाँ जी, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा एक ब्लड रिलेशन का छूट गया था ना, लास्ट वाला। हाँ, तो इसमें क्या करना है भाई, ये पूछ रहा था कि ये वाले जो है ना, इन ऑप्शंस में से कौन सा है जो बताता है टी एच का ससुर है। अब देखो, ये चारों ऑप्शन का आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इनको कैसे करना होता है ये समझो बात को। इसने ये कहा कि टी एच का ससुर है, ये बताना है, तो मैंने पहले वाले को लिया। इसने बोला H% जे का मतलब क्या है, बी ए का पति है, तो जे ए का पति है। तो जे पति है किसका, ए मतलब एच का पति है, तो एच पत्नी हो गई। ठीक है, जे एंड पी, तो इसका मतलब क्या है, ए बी का भाई है, तो जे भाई है किसका, पी का भाई है। ठीक है, पी और ये वाला साइन का मतलब है ए बी का पिता है, तो पी पिता है, अरे यार ये क्या होगा, पी ए बी का पिता है, तो पी पिता है एल का, ए बी का पिता है। ठीक है, तो एल हैशटैग टी, तो ए बी की पुत्री है, तो एल जो है वो पुत्री है किसकी, बी की, तो इसका टी जो है वो यहाँ पे होगा इसका इसकी पत्नी। अब बात को समझो कि टी जो है वो एच का ससुर है, तो यहाँ पे तो टी पत्नी है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। अब आपको दूसरा दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, जो जो चीजें हैं ना उसको पुट करते चले जाओ। जैसे ये सेम चीजें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम चीज है, तो ये तो यही रहना है। यहाँ पे साइन तो सेम है, रिलेशन सेम है, लेकिन ये पी की जगह एल आ जाएगा, तो यहाँ पे पी की जगह एल आ जाएगा। तो भाई इतना तो डायग्राम सेम बनेगा। अब मैं रेड चेंज कर लेता हूँ कलर, यहाँ तक डायग्राम सेम बनेगा, ये पता नहीं है, ये वाला पता नहीं है। ठीक है, अब एल हैशटैग पी, तो एल हैशटैग पी का मतलब ए बी की पुत्री है, तो एल जो है वो पुत्री है किसकी, बी की, तो पी की पुत्री है एल। ठीक है, इस वाले साइन का मतलब है ए बी का पिता है, तो ए जो है कहाँ गए हम आया, पी जो है वो पिता है किसका, टी का, तो पी टी का पिता है, ये ना, एल हैशटैग कहाँ गया, ए बी की पुत्री है, तो एल हैशटैग पी का मतलब हुआ ए पी की पुत्री है। ठीक है, पी और इस साइन का मतलब हुआ, कहाँ गया ये रहा, भाई बाहर जागरण चल रहा है ना, इस वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ए बी का पिता है, तो पी पिता है किसका, ए बी का पिता है, टी का पिता है पी, पी जो है वो टी का पिता है, तो पी पिता है टी का, तो टी भी इनका ही कोई भाई भाई होगा यहाँ पे, जबकि टी तो ससुर है,
तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो ऊपर नीचे सब कुछ सेम दिख रहा है आपको दूसरे और तीसरे ऑप्शन में, बिल्कुल सब कुछ सेम है, बट ये टी और पी का अंतर है, तो पी नीचे आ जाएगा और टी ऊपर आ जाएगा। समझ पाए बात को? आई थिंक आप समझ पा रहे हो, आप थोड़े से होशियार हो। ठीक है, तो ऊपर टी आ गया। अगर टी इनका पिता है, जे का भी पिता है और इसका भी पिता है, ये कौन है भाई? एल का। तो भाई एच का ससुर हुआ ना, तो तीसरे वाले ऑप्शन में ये पुट करता है मामला। तो इसमें देख रहे हो, आपको ज़्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सारे अलग अलग डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास रफ शीट है, उसमें ही सेम कॉपी कर करके यही चीज़ लिख सकते हो आप, क्योंकि पर देखो सेम साइन है ना, तो साइन का मतलब है रिलेशन तो सेम है। ऊपर नीचे जैसे यहाँ पे पी था, यहाँ पे एल था, तो पी की जगह मैंने एल बना दिया, बस रिलेशन तो सेम ही हुआ ना। तो आई थिंक इसका सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस थे जो कि हमने स्किप कर दिए थे। शायद 3-4 क्वेश्चन हमने स्किप किए थे मैथ रीजनिंग के मिला के, टाइम की वजह से। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर हम एक भी क्वेश्चन में रह गए तो आगे कुछ जीके के जीएस के क्वेश्चंस होंगे, वो छूट सकते हैं हमारे, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस छूट सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने स्किप कर दिया था इनको। तो ये था हमारा आज का टेस्ट। आई होप कि आपने लगाया होगा तो आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आपने जो वीडियो को देखा होगा इस वाली वीडियो को, तो भी काफ़ी सारी चीज़ें आपने अच्छी सीखी होंगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए भाई, पेपर आने वाला है ऐसा तो नहीं कह सकते, पर जल्दी ही आपका पेपर होगा, है ना। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब नेक्स्ट जो नंबर है वो इसका ही है, एनटीपीसी का ही है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया से मॉक लगाते रहिए और मॉक का एनालिसिस भी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, बाकी आपके कोई सजेशंस होते हैं तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, और अगर आपके सजेशंस अच्छे होते हैं तो उनको मैं फॉलो करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, तो चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।